इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। वैसे तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स कभी कभी बहुत ही टफ टॉपिक के हिसाब से रिकॉग्नाइज होता है, लेकिन इस वीडियो के थ्रू हम ये दिखाएंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को बहुत इजीली समझा जा सकता है। सबसे पहले हम लोग को स्टार्ट करना पड़ेगा इस चीज के साथ कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जरूरत क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का क्यों जरूरत है मैथमेटिक्स में, क्यों हम लोग उसको पढ़ते हैं, क्यों यूज होता है और किस तरह से यूज होता है। तो उसके लिए हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां पे लेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह का लेंगे, x² + x + 1 = 0। हम इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ax² + bx + c के साथ कंपेयर करेंगे तो हमको नेचुरली a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 1 और c का वैल्यू भी 1 मिलेगा। उसके बाद हम x का वैल्यूज यानी कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन निकालने का कोशिश करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आएगा x = -b + √b² - 4ac/2a, ये फार्मूला है। यहां पे हम a b और c तीनों का वैल्यू पुट कर देंगे 1, यानी कि a = 1, b = 1 और c = 1 पुट कर देंगे। तो यहां हमको कैलकुलेट करके मिलेगा -1 ± √3/2। अगर ये क्लास 10 का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का चैप्टर हो तो फिर इसमें हम लोग को क्या बोला जाता है, यहां तक कैलकुलेट करने के बाद हम लोग को ये बोला जाता है कि स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज नॉट पॉसिबल, यानी कि रूट के अंदर में एक नेगेटिव नंबर नहीं रह सकता, क्योंकि नेगेटिव नंबर का कोई स्क्वायर रूट हो नहीं सकता। इसलिए हम लोग फर्दर यहां पे कोई कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे और इसके लिए ये बोला जाता है कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इमेजिनरी या फिर अनरियल। ये यहां पे इसी सिचुएशन को काउंटर करने के लिए, यानी कि इसी सिचुएशन का एक सोल्यूशन निकालने के लिए एंड फाइनली हम लोग एक यहां पे इसी सिचुएशन का एक सोल्यूशन निकालने के लिए, इसी सिचुएशन में हम लोग रूट्स को एक्सप्रेस कर पाए फाइनली एक मैथमेटिकल फॉर्म में, उसके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स को लाया गया है और कॉम्प्लेक्स नंबर्स का यूज किया जाता है। तो किस तरह से यूज करते हैं हम लोग, सबसे पहले यहां पे क्या करेंगे कि -1 को डिफाइन करेंगे एज i²। सो -1 को हम लोग डिफाइन करेंगे एज i², वेयर i इज अ नंबर नोन एज आयोटा। i का जो नाम है वो है आयोटा। वैसे याद रखने के लिए i फॉर इमेजिनरी भी याद रखा जा सकता है, बहुत उस तरह से इजीली याद रहता है। सो -1 = i²। अगर -1 हम i² को पकड़ते हैं तो नेचुरली i का वैल्यू होगा √-1। यहां पे हम इसमें √-1 में कोई फर्दर कैलकुलेशन नहीं करते हैं, हम बस ये अज्यूम कर लेते हैं कि i का वैल्यू √-1 होगा। एक बार i² को -1 या -1 को i² पकड़ लेते हैं तो उसके बाद यहां पे हम फर्दर कैलकुलेशन करेंगे। तो यहां पे अब क्या होगा, हम इसको इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे -1 ± √1 - 3। हम -3 को ऐसे लिख सकते हैं -1 × 3/2। तो ये हो जाएगा -1 ± अब यहां पे -1 को हम लिख देंगे एज i²। तो ये हो जाएगा i² × 3/2। सो अब हम लोग को यहां पे मिला -1 ± √i² × 3/2। तो अब यहां पे फाइनली हम रूट्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो ये हो जाएगा -1 ± अब यहां पे √i² का मतलब हो जाएगा i एंड √3 रह जाएगा एज √3। सो ये हो जाएगा -1 ± √i² मतलब i और √3 मतलब √3/2। तो यहां पे अब हमको दो रूट्स मिला, एक है -1 + √3i/2 और एक है -1 - √3i/2। यही नंबर्स जो यहां पे आ रहा है विद एन i, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से हम एक्सप्रेस करेंगे। जैसे अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का बात करें तो हम इसको इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे -12 + √3/2i। ये जो एक नंबर है जिसमें यहां पे हमको एक रियल नंबर दिखाई दे रहा है, एक प्लस साइन दिखाई दे रहा है, फिर उसके बाद एक और रियल नंबर i के साथ मल्टीप्लाई दिखाई दे रहा है, इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हम इसको इस तरह से लिखते हैं z = a + ib। a + bi भी लिख सकते हैं, वैसे हम लोग इसको a + ib ऐसा भी लिख सकते हैं। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जहां पे a और b दो रियल नंबर्स है। जो नंबर यहां पे अलग से है यानी कि a, उसको बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसे लिखते हैं RE ब्रैकेट में z
एंड जो नंबर बी है जो आई के साथ मल्टीप्लाइड है उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर और उसको लिखते हैं एज आई एम जेड। अब अगर हम इसकी बात करें तो फिर इसको किस तरह से इस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, तो यहां पे हम लिखेंगे -12, उसके बाद ये वाला जो पार्ट है यहां पे इमेजिनरी पार्ट वो हो जाएगा -√3/2 इंटू आई, -12 प्लस -√3/2 इंटू आई। तो अगर इसके साथ हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है हाफ एंड इमेजिनरी पार्ट है -√3/2। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट और मॉड्यूलस के बारे में बात करेंगे। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम आइडेंटिफाई करते हैं एज a प्लस आई बी तो उसका कॉन्जुगेट होगा a माइनस आई बी, यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट हमको कैसे मिलेगा, उसका जो इमेजिनरी पार्ट है उसके सामने वाला साइन को चेंज करके। तो z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, ये हम लोग का स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका कॉन्जुगेट होगा z बार दैट इज इक्वल टू a माइनस आई बी। अगर a माइनस आई बी का कॉन्जुगेट करने जाएंगे तो वापस हमको मिलेगा a प्लस आई बी, बिकॉज अगेन हमको इमेजिनरी पार्ट के सामने वाले साइन को चेंज कर देना होगा। इसके बाद आएंगे मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर में। मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एज मॉड z, यानी कि z इनसाइड मॉड्यूलस साइन, और इसका डेफिनेशन होता है स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z स्क्वायर, यानी कि रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर करेंगे, उसके साथ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर को ऐड करेंगे और फिर स्क्वायर रूट करेंगे। तो ये हो जाएगा √a² प्लस b², जैसा कि हमने आइडेंटिफाई किया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी में a होता है उसका रियल पार्ट और b जो i के साथ मल्टीप्लाइड होता है वो होता है उसका इमेजिनरी पार्ट। तो अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट एंड मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहला प्रॉपर्टी, मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z बार। अगर हम z का मॉड्यूलस निकालेंगे तो जैसा कि मैंने पहले बोला था √a² प्लस b² निकलेगा। अगर z बार का मॉड्यूलस निकालेंगे तो इसको हमको इस तरह से एक्सप्रेस करना होगा, a प्लस और जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो होगा -b इंटू आई, बिकॉज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट इंटू आई इस तरह का होता है, तो इसलिए ये माइनस साइन को हम b के साथ ब्रैकेट में ले लेंगे। तो बेसिकली यहां पे जो इमेजिनरी पार्ट मल्टीप्लाइड है आई के साथ वो है -b। तो अब अगर हम फॉर्मूला से मॉड ऑफ z बार निकालेंगे तो फिर वो हो जाएगा √रियल पार्ट का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर यानी कि -b का स्क्वायर, तो वो अल्टीमेटली √a² प्लस b² ही आएगा। इसलिए मॉड z इक्वल टू मॉड ऑफ z बार। उसके बाद z बार इज इक्वल टू मॉड z स्क्वायर, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और बहुत जगह काम आता है। z इंटू z बार इज इक्वल टू मॉड z स्क्वायर। हम ये वाला करके देखते हैं, z इंटू z बार यानी कि a प्लस आई बी इंटू a माइनस आई बी। अगर ये हम करते हैं a प्लस आई बी इंटू a माइनस आई बी, ये हो जाएगा z इंटू z बार। तो यहां पे a प्लस बी इंटू a माइनस बी इस फॉर्म में हमको मिल रहा है, मतलब कि x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो उसका फॉर्मूला होता है x² माइनस y²। तो यहां पे होगा a² माइनस आई बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a² माइनस i² b²। हम लोग को मालूम है कि i² का वैल्यू -1 है, तो इसीलिए a² माइनस और फिर उसके बाद -1 b², तो ये हो जाएगा a² प्लस b²। अब a² प्लस b² जो है दैट इज नथिंग बट √a² प्लस b² का होल स्क्वायर, एंड हम लोग को मालूम है कि √a² प्लस b² इज मॉड z, तो ये हो जाएगा मॉड z का स्क्वायर। तो इसीलिए z इंटू z बार इज इक्वल टू मॉड z स्क्वायर, ये वाला प्रॉपर्टी हमको यहां पे मिला। उसके बाद थर्ड वाला प्रॉपर्टी z1 प्लस माइनस z2 होल बार। इसमें बस क्या होगा कि हमारा बार जो है, मतलब कि जो कॉन्जुगेट वाला बार है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा z1 और z2 दोनों के ऊपर, तो z1 बार प्लस माइनस z2 बार। तो अगर हमको z1 प्लस z2 होल बार मिलता है तो वो बन जाएगा z1 बार प्लस z2 बार। अगर हम लोग को z1 माइनस z2 होल बार मिलता है तो वो बन जाएगा z1 बार माइनस z2 बार। अब कुछ और प्रॉपर्टीज में आते हैं। नंबर 4, z1 इंटू z2 होल बार इज इक्वल टू z1 बार इंटू z2 बार। तो यहां पे कॉन्जुगेट ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्जुगेट्स, यानी कि चाहे हम पहले मल्टीप्लाई करके फिर कॉन्जुगेट निकालें या फिर पहले कॉन्जुगेट्स दोनों का अलग अलग से निकाल के फिर दोनों के कॉन्जुगेट्स को मल्टीप्लाई करें, सेम रिजल्ट आएगा। उसी तरह से z1 बाय z2 होल बार दैट विल बी इक्वल टू z1 बार बाय z2 बार। मॉड्यूलस में भी यही प्रॉपर्टी होल्ड करता है, यानी कि अगर मॉड ऑफ z1 इंटू z2 करेंगे दैट विल बी द सेम एज मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2, और अगर मॉड ऑफ z1 बाय z2 करेंगे दैट विल बी द सेम एज मॉड ऑफ z1 बाय मॉड ऑफ z2। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसका नाम है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। 4 तरह के ट्रायंगल इनइक्वालिटी हम लोग के पास है जो हम लोग को याद रखने हैं। वो मॉड ऑफ z1 प्लस z2 लेस दैन इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2, मॉड ऑफ z1 माइनस z2 लेस दैन इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2, mod of z1 plus z2 greater than equal to mod z1 minus mod z2, and mod of z1 minus z2 greater than equal to mod z1 minus mod z2।
इसको आगे जाकर के हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक या पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ भी प्रूव कर सकते हैं, जो कि आगे जाके हम करेंगे। नाउ लेट्स कम टू ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सबसे पहला ऑपरेशन जो हम देखेंगे वो है एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन। अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 और Z2 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, यानी कि Z1 प्लस Z2 या फिर Z1 माइनस Z2 करें, तो फिर क्या होगा? तो हमने यहाँ पे उसको एक ही बार में एक्सप्रेस कर दिया है एज Z1 प्लस माइनस Z2। तो ऑब्वियसली Z1 को हम ले सकते हैं एज A1 प्लस IB1 और Z2 को ले सकते हैं एज A2 प्लस IB2 इन जनरल। तो ये हो जाएगा A1 प्लस IB1 प्लस माइनस A2 प्लस IB2। अब यहां पे क्या होता है कि जो रियल पार्ट है एक कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के साथ ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, एंड जो इमेजिनरी पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो भी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट के साथ ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। सो A1 प्लस A2 होगा या फिर A1 माइनस A2। तो A1 प्लस माइनस A2 होगा हमारा रियल पार्ट नए कॉम्प्लेक्स नंबर का, एंड IB1 और IB2 के बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा। तो IB1 प्लस IB2 हो सकता है, मतलब I कॉमन B1 प्लस B2, या फिर IB1 माइनस IB2 हो सकता है, दैट इज I कॉमन B1 माइनस B2। तो इसलिए मैंने यहां पे लिखा प्लस I कॉमन B1 प्लस माइनस B2। सो दिस इज इन जनरल द वे ऑफ एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसके बाद हम आते हैं मल्टीप्लीकेशन में। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं Z1 इंटू Z2, तो वो हो जाएगा A1 प्लस IB1 इंटू A2 प्लस IB2। यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम जैसे जनरल अलजेब्राइक मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे ही यहां पे भी करेंगे। तो A1 इंटू A2, एक तो ये हमारे रियल पार्ट में होगा। IB1 इंटू IB2 अगर हम करेंगे तो वो आएगा I स्क्वायर B1 B2, एंड वी नो दैट I स्क्वायर इक्वल टू -1, तो इसलिए वो हो जाएगा माइनस B1 B2। क्योंकि इस टर्म में भी कोई I नहीं है तो ये भी रियल पार्ट में इंक्लूड होगा, तो हमारा जो प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसका रियल पार्ट होगा A1 A2 माइनस B1 B2। उसके अलावा जो दो टर्म्स होगा वो होगा IB2 इंटू A1 दैट इज I B2 A1, एंड IB1 इंटू A2 दैट इज I B1 A2। सो I कॉमन B1 A2 plus B2 A1, that will be the imaginary part of the new complex number which is the product। इसके बाद हम डिवीजन में आएंगे। Z1 by Z2 अगर करेंगे तो ये होगा A1 प्लस IB1 डिवाइडेड बाई A2 प्लस IB2। अब इस केस में हमेशा हमें रैशनलाइजेशन की तरह सोचना है। जैसे रैशनलाइजेशन में होता था कि अगर हमारे पास एक सर्ड है नीचे, दैट मींस फॉर एग्जांपल लेट्स से वी हैव 2 प्लस रूट 3, तो हम मल्टीप्लाई करते थे इनटू 2 माइनस रूट 3 से, ताकि वो रैशनल हो जाए। उसी तरह से यहां पे अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तब फिर उसको उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट z इंटू जेड बार, ये z है और ये z बार, z इंटू जेड बार इक्वल टू मॉड z स्क्वायर हो जाए। ये हमने पिछले सेक्शन में प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट एंड मॉड्यूलस में किया था कि z इंटू जेड बार इक्वल टू मॉड z स्क्वायर, एंड मॉड z स्क्वायर इज नथिंग बट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर व्हिच इज अ रियल नंबर। सो इसीलिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स को रियल करने के लिए या इमेजिनरी को रियल करने के लिए हम डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एंड फिर उसी कॉन्जुगेट के साथ हमको न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक जिस तरह से रैशनलाइजेशन में होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा A1 प्लस IB1 इंटू A2 माइनस IB2 डिवाइडेड बाई A2 प्लस IB2 इंटू A2 माइनस IB2। जिस तरह से यहाँ पे हमने मल्टीप्लीकेशन किया था, ठीक उसी तरह से न्यूमरेटर में हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे। डिनोमिनेटर में हम पूरा मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर हमारा जो रिजल्ट है ऑलरेडी हमारे पास है z इंटू जेड बार, क्योंकि ये इसी का कॉन्जुगेट है, तो z इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉड z स्क्वायर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस होगा रूट ओवर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, एंड उसका स्क्वायर होगा A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। तो A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर हमारे डिनोमिनेटर में रहेगा। न्यूमरेटर में हमारे पास आएगा A1 इंटू A2 IB1 इंटू माइनस IB2, तो इससे आएगा माइनस I स्क्वायर B1 B2, माइनस I स्क्वायर B1 B2 को हम अगर कैलकुलेट करेंगे, I स्क्वायर में खुद एक -1 है, तो माइनस I स्क्वायर B1 B2 वो हो जाएगा -1 इंटू B1 B2, तो वो हो जाएगा प्लस B1 B2। तो ये प्लस B1 B2, और इसमें कोई I वाला टर्म नहीं है, तो फिर ये भी हमारा जो रिजल्टेड कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके रियल पार्ट में इंक्लूड हो गया। उसके अलावा यहाँ पे जो टर्म्स हमारे पास आएंगे वो होंगे I इंटू B1 A2 एंड माइनस IB2 इंटू A1, मतलब माइनस I B2 A1। तो ये दोनों टर्म्स हमारे इमेजिनरी पार्ट में इंक्लूड होंगे। तो ब्रैकेट में अब आएगा I कॉमन लेने के बाद A2 B1 माइनस B2 A1, और नीचे आएगा A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, उसको हम अलग से इस पार्ट के नीचे और इस पार्ट के नीचे लिख देंगे। दैट मींस मैंने फ्रैक्शन को स्प्लिट कर दिया है। फाइनली जो हमारा रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो है A1 A2 प्लस B1 B2 बाई A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, एंड इमेजिनरी पार्ट है A2 B1 माइनस B2 A1 बाई A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। दिस इज हाउ टू डिवाइड टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल है, लेट्स से Z1 इक्वल टू Z2, तब फिर
a1 प्लस ib1 इज इक्वल टू a2 प्लस ib2। बहुत सारे सम्स में हमारे पास एक ऐसा कंडीशन क्रिएट होगा जिसमें कि हम लोग दोनों साइड्स को रिजॉल्व कर लेंगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, और फिर उसके बाद दोनों के बीच में ये इक्वालिटी इस तरह का हमको देखने को मिलेगा। इन दैट केस हमको क्या करना है, दोनों के रियल पार्ट्स को अलग से इक्वेट करना है और दोनों के इमेजिनरी पार्ट्स को अलग से इक्वेट करना है, क्योंकि जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल होंगे तो लोग रियल पार्ट्स अलग से इक्वल होंगे आपस में और इमेजिनरी पार्ट्स अलग से इक्वल होंगे आपस में। तो यहां से हमको दो इक्वेशंस मिलेंगे, एक है a1 इक्वल टू a2 और एक है b1 इक्वल टू b2। नाउ इफ वी ऐड अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट, अगर आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर और एक कॉन्जुगेट को ऐड करते हैं या सबट्रैक्ट करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। सो z प्लस z बार दैट इज a प्लस ib प्लस a माइनस ib प्लस ib माइनस ib कैंसिल आउट एंड ये हो जाएगा 2a। इसका मतलब कि 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z, सो z प्लस z बार इज इक्वल टू 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z। एक तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, यहां से हम ये भी बोल सकते हैं कि रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू z प्लस z बार, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का सम डिवाइडेड बाय 2। ठीक इसी तरह अगर हम z माइनस z बार करेंगे तो हमको मिलेगा a प्लस ib माइनस a माइनस ib, यानी कि a प्लस ib माइनस a प्लस ib, यानी कि ib प्लस ib 2ib। तो इसमें हमको ये मिला कि z माइनस z बार इज इक्वल टू 2i इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, बिकॉज हम जानते हैं कि b इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। अगेन ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्म है। यहां से हमको ये भी मिलता है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू z माइनस z बार बाई 2i। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर या रेसिप्रोकल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो अगर हमको किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रेसिप्रोकल निकालना हो, दैट मींस z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और हमको निकालना है 1/z, तो हम क्या करेंगे, 1/z का मतलब 1/a प्लस ib। जैसा मैंने कहा था डिवीजन के टाइम पे कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर डिनोमिनेटर में रहता है तो हम लोग को कॉम्प्लेक्स से रियल डोमेन में जाने के लिए उस कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में, एंड उसी कॉन्जुगेट से हमको फिर न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज अगर डिनोमिनेटर में हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी उसी कॉम्प्लेक्स नंबर से हमको मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहां पे हमारे पास फिर आएगा, जैसे a प्लस ib डिनोमिनेटर में है तो हमने मल्टीप्लाई किया विद a माइनस ib, तो ऊपर भी फिर मल्टीप्लाई हुआ विद a माइनस ib। अल्टीमेटली यहां पे आएगा 1 into a minus ib, that is a minus ib, divided by a plus ib to a minus ib, that is a square plus b square, because हमने पिछले सेक्शन में किया है कि z into z bar is equal to mod z square, and mod z square is nothing but real part square plus imaginary part square, that is a square plus b square। हम जानते हैं कि a minus ib है z bar conjugate of z, and a square plus b square का मतलब है mod z square। तो बेसिकली हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का रेसिप्रोकल 1/z का वैल्यू क्या आया, 1/z का वैल्यू हमारे पास आया एज z बार बाय mod z स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रेसिप्रोकल काफी जल्दी निकाल सकते हैं। अगर उसके बाद हमें क्या करना होगा, हमें यहां पे इसको इस तरह से रिजॉल्व करना होगा, जो रियल पार्ट है a उसको हम अलग कर देंगे, उसके नीचे डिनोमिनेटर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और फिर इमेजिनरी पार्ट होगा माइनस b बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड देन मल्टीप्लाइड विद i। सो यहां पे हमारा रियल पार्ट होगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट होगा a बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट होगा माइनस b बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक बार हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि i का वैल्यू क्या है, दैट इज आयोटा i इज इक्वल टू रूट ओवर -1, तो उसके बाद हम ये देखेंगे कि i के पावर्स क्या है, i के पावर्स के वैल्यूज क्या होते हैं और उसमें क्या ट्रेंड्स हमको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे i टू द पावर 1। Now I to the power 1 is equal to I naturally, I square that is equal to -1, ये तो हमने यूज ही किया है I को डिफाइन करने के लिए, तो I square equal to -1 हमको पहले से मालूम है। अगर I क्यूब कैलकुलेट करना होगा that will become I square into I, तो ये हो जाएगा -1 into I that is equal to -I, so I cube equal to -I। अगर I to the power 4 कैलकुलेट करेंगे that can be written as I square whole square, या फिर I cube into I करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर विच इज नथिंग बट +1। सो I टू द पावर 1 आया I स्क्वायर इक्वल टू -1,
आई क्यूब इक्वल टू माइनस आई, आई टू द पावर 4 इक्वल टू 1। नेक्स्ट 4 पावर्स देखते हैं। तो आई टू द पावर 5 अगर हम कैलकुलेट करेंगे, दैट कैन बी रिटन एज आई टू द पावर 4 इंटू आई। नाउ आई टू द पावर 4 इज प्लस 1, सो 1 इंटू आई, वो आई ही आएगा। आई टू द पावर 6 कैलकुलेट अगर करेंगे तो वो हो जाएगा आई टू द पावर 4 इंटू आई स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू आई टू द पावर 4 मतलब 1, सो 1 इंटू आई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 इंटू माइनस 1, बिकॉज आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1 है, तो ये हो जाएगा माइनस 1। आई टू द पावर 7 अगर कैलकुलेट करेंगे उसको हम लिख सकते हैं एज आई टू द पावर 4 इंटू आई टू द पावर 3। आई टू द पावर 4 इज 1 एंड आई क्यूब इक्वल टू माइनस आई, तो 1 इंटू माइनस आई का मतलब यहाँ पे होगा माइनस आई। उसके बाद आई टू द पावर 8 अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो उसको तो सीधा हम आई टू द पावर 4 के स्क्वायर के हिसाब से ले सकते हैं, तो इसलिए ये हो जाएगा 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। यहाँ पे एक चीज नोट करने का है कि हमने आई टू द पावर 5 से जब कैलकुलेशन स्टार्ट किया है तो हमेशा आई टू द पावर 4 के रिस्पेक्ट में स्टार्ट किया है, बिकॉज आई टू द पावर 4 के हिसाब से हमको ब्रेक करना इजी होता है, बिकॉज आई टू द पावर 4 का वैल्यू 1 है। तो जब भी हम किसी हायर पावर को कैलकुलेट करेंगे 4 से हायर पावर को, तो हम 4 के हिसाब से ब्रेक करेंगे, सो दैट आई टू द पावर 4 वाला कंपोनेंट 1 हो जाए और फिर बाकी का चीज को कैलकुलेट करना इजी रहेगा। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट 4 पावर्स कैलकुलेट करेंगे तो भी हमको यही वैल्यूज मिलेंगे। तो हमने बेसिकली ये जानते हुए कि हमको इस तरह के वैल्यूज मिलेंगे, मैंने इस हिसाब से सजाया है। तो आई टू द पावर 1, आई टू द पावर 5, फिर उसके बाद आई टू द पावर 9 एंड सो ऑन, हमको वैल्यू हमेशा मिलेगा एज आई स्क्वायर, आई टू द पावर 6, आई टू द पावर 10, हमको वैल्यू हमेशा मिलेगा -1, आई क्यूब, आई टू द पावर 7, आई टू द पावर 11 एंड सो ऑन, वैल्यू हमेशा मिलेगा -i टू द पावर 4, आई टू द पावर 8, आई टू द पावर 12 एक्सेट्रा, वैल्यू हमेशा हमको मिलेगा एज +1। तो ये एक ट्रेंड है यहाँ पे, और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये जो ट्रेंड है ये हमेशा 4 के डिफरेंस में हो रहा है। दैट मींस आई टू द पावर 1 के बाद जो नेक्स्ट वैल्यू उससे सेम है वो है आई टू द पावर 5, यानी कि पावर में 4 का डिफरेंस है, और फिर अगला वैल्यू आएगा आई टू द पावर 9। यहाँ पे भी आई स्क्वायर और आई टू द पावर 6 अगेन 4 का डिफरेंस है पावर में, और अगला पावर भी आई टू द पावर 10 का वैल्यू होगा जो इससे सेम आएगा। उसके बाद आई क्यूब और आई टू द पावर 7 अगेन 4 का डिफरेंस है पावर में, एंड उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू भी आई टू द पावर 11 यानी कि 4 के डिफरेंस पे आएगा, सेम एज दिस यानी कि -i। यहां पे भी आई टू द पावर 4 और फिर उसके बाद आई टू द पावर 8 उससे सेम आया है, तो अगेन यहां पे जो डिफरेंस है पावर का वो 4 है। दैट मींस देयर इज अ पीरियोडिसिटी ऑफ 4 के डिफरेंस के बाद आई का जो पावर है उसका वैल्यू रिपीट करेगा सेम एज दैट बिफोर। तो इसी चीज को हम लोग यूज करते हैं किसी भी हायर पावर ऑफ आई का वैल्यू बहुत जल्दी से कैलकुलेट करने में। वैसे यहां पे हम ये देख पा रहे हैं कि आई का पावर्स का 4 ही रिजल्ट हो सकता है, या तो आई या -1 या -i और या फिर +1, यानी कि +1 एंड -1 या फिर +i एंड -i, ये 4 ही आउटपुट हो सकता है आई की किसी भी पावर का। तो अब देखते हैं कि वो रूल क्या है जिससे हम लोग आई की किसी भी हायर पावर को काफी जल्दी कैलकुलेट कर लेते हैं। इसे कहा जाता है 4m+r रूल। यहां पे हमें सिर्फ ये याद रखना होगा कि आई टू द पावर 4 का वैल्यू 1 होता है, उसके बाद कोई भी पावर जब आएगा तो हम उसको 4 इंटू समथिंग प्लस समथिंग के फॉर्म में रिजॉल्व कर देंगे, और फिर 4 का जो पावर होगा वो गायब हो जाएगा, क्योंकि हम इसको इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। आई टू द पावर 4m+r को हम ऐसे लिख सकते हैं एज आई टू द पावर 4m इंटू आई टू द पावर r बाय द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। फिर आई टू द पावर 4m को हम इस तरह से लिख सकते हैं आई टू द पावर 4 होल टू द पावर m, यहां पे इंटू आई टू द पावर r। वी नो दैट आई टू द पावर 4 इक्वल टू 1, तो यहां पे हो जाएगा 1 टू द पावर m इंटू आई टू द पावर r। 1 टू द पावर m इज नथिंग बट 1 इटसेल्फ, तो 1 इंटू आई टू द पावर r अल्टीमेटली वो आई टू द पावर r ही होगा। तो यहां पे हमने क्या देखा, वी स्टार्टेड विद आई टू द पावर 4m+r, 4m बिल्कुल गायब हो गया और हमारे पास रह गया r। दिस इज हाउ वी इजीली कैलकुलेट। अब उसके बाद यहां पे जो भी आएगा हम लोग उसको कैलकुलेट कर लेंगे। सो दिस इज हाउ वी इजीली कैलकुलेट एनी पावर ऑफ आई। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से वी हैव आई टू द पावर, लेट्स से वी हैव आई टू द पावर 57। सबसे पहले हम 57 का लॉन्ग डिवीजन करेंगे 4 के साथ टू फाइंड आउट द कोशेंट एंड द रिमाइंडर। तो अगर 57 का लॉन्ग डिवीजन हम करेंगे 4 के साथ टू फाइंड आउट द कोशेंट एंड द रिमाइंडर, तो यहां पे हमको मिलेगा 14 and 1. 14 will be the quotient and 1 will be the remainder. हम इसको फिर इस तरह से लिख सकते हैं, i to the power 57 को इस तरह से लिखा जा सकता है 4 into 14 plus 1, that is dividend is equal to divisor into quotient plus remainder, division algorithm। तो यहां पे हम इसको इस तरह से लिखेंगे 4 into 14 plus 1। उसके बाद हम इस रूल को फॉलो करेंगे
i to the power 4m plus r is equal to i to the power r. सो यहां पे भी i to the power 4m, m का वैल्यू यहां 14 है, प्लस r, तो i to the power r ही रह जाएगा, that is i to the power 1, which is nothing but i itself, and i will be the answer. अब आते हैं नेगेटिव पावर्स की तरफ. तो नेगेटिव पावर्स को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि अगर i to the power -1 को कैलकुलेट करना है तो वो हो जाएगा 1/i. अब बिल्कुल हम रैशनलाइजेशन की तरह यहां पे सोचेंगे, नीचे एक इमेजिनरी नंबर है उसको हमें रियल में कन्वर्ट करना है, तो अगेन उसको इमेजिनरी के साथ ही हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिस तरह से इरेशनल को वापस इरेशनल से मल्टीप्लाई करते हैं टू गेट अ रैशनल नंबर. तो i को वापस i से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा. ऊपर हो जाएगा 1 into i that is i, नीचे i into i that is i square is equal to -1, तो ये हो जाएगा -i. So 1/i is equal to -i और i to the power -1 equal to -i. उसके बाद i to the power -2 को देख लेते हैं, that is 1/i square, that is 1/-1, तो इसका आंसर -1 ही आएगा. उसके बाद i to the power -3 को देख लेते हैं, that is equal to 1/i cube. अब हम लोग ने पहले i cube का वैल्यू निकाला था, i cube का वैल्यू आया था -i, हम उसको यहां पुट करके इसको निकाल सकते हैं, या फिर यहां पे फिर से i मल्टीप्लाई करके इसको i to the power 4 में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं. तो ये हो जाएगा i to the power 4, तो ये हो जाएगा i to the power 4, and that is equal to i/1, that is nothing but i, because i to the power 4 is 1. i to the power -4 is 1/i to the power 4, that is 1/1, तो वो तो 1 ही आएगा. सो इवन इन द केस ऑफ नेगेटिव पावर्स हम ये देख पा रहे हैं कि हमारे पास 4 ही वैल्यूज आ रहे हैं, -i, -1, +1 एंड +i. ये 4 वैल्यूज ही हमारे आउटपुट के हिसाब से आ रहे हैं. एंड अगेन यहाँ पे 4 का पीरियोडिसिटी होगा, दे विल कीप रोटेटिंग. अब एक नेगेटिव पावर को कैलकुलेट करने का एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल i to the power -999, तो ये हो जाएगा 1/i to the power 999. अब हमको तो बस इसको 4 into समथिंग प्लस समथिंग के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, और वो भी हमको जो लास्ट जो नंबर है मतलब रिमाइंडर वो चाहिए. जैसा आपने 57 के साथ किया था, ये रिमाइंडर हमारा काम में आया था, वैसे ही 999 के लिए. तो 999 के लिए 4 का यानी कि 4 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर हमको मिलेगा, उसके लिए हमको पूरा लॉग डिवीजन करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको मालूम है कि 999 को अगर +1 करेंगे तो हमको मिलता है 1000, विच इज अ मल्टीपल ऑफ 4, और 1000 के ठीक पहले जो मल्टीपल ऑफ 4 होगा वो होगा 1000 - 4 यानी कि 996. तो 999 और 996 में डिफरेंस है 3 का, तो इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि ये हो जाएगा i to the power 996 + 3, एंड 996 ऑब्वियसली 4 into समथिंग है, बिकॉज 996 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, तो इसलिए ये पार्ट गायब हो जाएगा और रह जाएगा i to the power 3. और फिर से हम यहाँ पे i से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करके i to the power 4 यानी कि i एज द आंसर हमको मिल जाएगा. अब ये डिस्कस करके कि किस तरह से हम लोग किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं. यहाँ पे हम लोग के पास विदाउट फॉर्मूला भी एक मेथड होता है जो थोड़ा डिटेल है, एंड एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी है जिसको हम लोग डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं. तो दोनों मेथड्स देखेंगे. सबसे पहले हम ये दिखाएंगे कि विदाउट फॉर्मूला किस तरह से हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं. तो सपोज z is equal to i, इसका स्क्वायर रूट हमको निकालना है, एंड लेट्स से कि z is equal to i का जो स्क्वायर रूट है वो है a plus ib. सो a plus ib is equal to the square root of i. तो यहां पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस इक्वेशन को स्क्वायरिंग करेंगे ऑन बोथ साइड्स सो दैट वी कैन गेट रिड ऑफ द स्क्वायर रूट. सो ऐसा करने पे हमको मिलेगा a plus ib होल स्क्वायर इक्वल टू i. सो यहां पे अब हम a plus b होल स्क्वायर के हेल्प से इसको एक्सपैंड करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्मूला. सो a स्क्वायर प्लस ib होल स्क्वायर प्लस 2 into a into ib. अब यहां पे आई बी होल स्क्वायर हो जाएगा आई स्क्वायर बी स्क्वायर, आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, ये हो जाएगा -b स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा i इंटू 2ab. तो ये हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया है, रियल पार्ट प्लस i इंटू इमेजिनरी पार्ट. तो यहाँ पे जो i है राइट हैंड साइड पे उसको भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, रियल पार्ट 0 प्लस 1 दैट इज इमेजिनरी पार्ट इंटू i. अब हम दोनों साइड के रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट करेंगे और फिर वो दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे. सो अगर यहां पे हम देखें कि रियल पार्ट्स क्या है,
तो इस साइड पे ये है रियल पार्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इस साइड पे रियल पार्ट है 0, यानी कि रियल पार्ट को इक्वेट करने से हमको मिलता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर देखेंगे इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, इस साइड पे इमेजिनरी पार्ट है 2ab, इस साइड पे इमेजिनरी पार्ट है 1, तो इससे जो इक्वेशन हमको मिलता है वो है 2ab इक्वल टू 1। नाउ अगर इस इक्वेशन पे हम ध्यान दें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है कि ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी कि हम अगर दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो a इज इक्वल टू प्लस माइनस बी, ये आपको मिलेगा। ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, सो a कैन बी प्लस बी एज वेल एज माइनस बी, या फिर b इज इक्वल टू प्लस माइनस ए भी हम ले सकते थे। इक्वेशन से हमको मिला a इक्वल टू प्लस माइनस बी, तो उससे हम दो आउटकम्स ले सकते हैं, या तो a इक्वल टू प्लस बी या a इक्वल टू माइनस बी, एंड फिर 2ab इक्वल टू 1 जो सेकंड इक्वेशन है उसमें हम दोनों आउटकम्स को बारी बारी पुट करेंगे साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए, तो उससे हमको a और b का वैल्यूज मिल जाएगा। तो अगर इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे 2ab इक्वल टू 1 वाले इक्वेशन में, a के जगह पे हम b डाल देंगे, सो 2 इंटू b इक्वल टू 1, यानी कि b स्क्वायर इक्वल टू हाफ b इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। अगर इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे 2ab इक्वल टू 1 में, तो 2 इंटू ए के जगह डालेंगे माइनस बी इंटू बी इक्वल टू 1, यानी कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस हाफ, बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस हाफ, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज हम जानते हैं कि जब हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करते हैं एज ए प्लस आई बी, तो ए और बी दोनों को हम रियल नंबर्स के हिसाब से लिखते हैं, तो बी का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब यहां पे जो आउटकम हमको मिला b इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2 एंड b इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2, ये आउटकम हमको मिला फ्रॉम a इक्वल टू b। इसका मतलब कि अगर b प्लस 1/√2 होगा तो a भी प्लस 1/√2 होगा, और अगर b माइनस 1/√2 होगा तो a भी माइनस 1/√2 होगा। तो इसका मतलब कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, फाइनली द रिजल्ट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ i वो होगा a प्लस ib, यानी √2 प्लस i इंटू 1/√2, या फिर माइनस 1/√2 प्लस i इंटू माइनस 1/√2। ये होगा दोनों आउटकम्स। तो इसका मतलब कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं प्लस माइनस 1/√2 प्लस i इंटू 1/√2। फाइनली हम रिजल्ट को इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं बिकॉज इसमें हमने दोनों आउटकम्स को कैप्चर कर लिया है, प्लस 1/√2 प्लस i 1/√2 माइनस 1/√2 माइनस i इंटू 1/√2। ये दोनों आउटकम्स जो हमारे आए थे वो दोनों को हमने कैप्चर कर लिया इसमें। तो ये है स्क्वायर रूट निकालने का प्रोसेस विदाउट यूजिंग डायरेक्ट फॉर्मूला। तो आप देखते हैं कि किस तरह से हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर निकाल सकते हैं एक शॉर्टकट से, यानी कि एक डायरेक्ट फॉर्मूला से। तो फॉर्मूला है रूट z इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर मॉड z प्लस रियल पार्ट ऑफ z बाई 2 प्लस i इंटू रूट ओवर मॉड z माइनस रियल पार्ट ऑफ z बाई 2। यहां पे मॉड z का मतलब रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इफ z इज इक्वल टू a प्लस ib, एंड रियल पार्ट ऑफ z का मतलब है a। ये फॉर्मूला तब अप्लाई होगा व्हेन इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, यानी कि b जो है उसका वैल्यू पॉजिटिव है। फॉर एग्जाम्पल 2 प्लस 3i, 3 प्लस 4i, 0 प्लस 1 इंटू i, इस तरह के कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है उसके लिए ये फॉर्मूला यूज होगा। अगर इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है तो फॉर्मूला सेम रहेगा, बस ये वाला साइन जो है ये प्लस से माइनस में बदल जाएगा। तो इसको ट्राई करके देखते हैं। हमने i का स्क्वायर रूट निकाला था विदाउट यूजिंग फॉर्मूला, तो अब फॉर्मूला से निकाल के देखते हैं कि सेम आ रहा है कि नहीं। सो i जो कॉम्प्लेक्स नंबर है दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 0 प्लस 1 इंटू i, इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे प्लस 1 है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ऑब्वियसली i का जो मॉड्यूलस होगा वो होगा रूट ओवर 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी कि रूट ओवर 1, यानी कि 1 ही आएगा। तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो कैसे निकलेगा, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस, यहां पे कैलकुलेशन में रूट ओवर मॉड z का वैल्यू होगा 1 प्लस रियल पार्ट है 0 डिवाइड बाय 2 प्लस i इंटू मॉड z का वैल्यू 1 माइनस रियल पार्ट 0 डिवाइड बाय 2। सो यहां पे हमको मिल रहा है प्लस माइनस रूट ओवर 1 प्लस 0 इज 1, सो प्लस माइनस रूट ओवर 1/2 प्लस i इंटू रूट ओवर 1/2। तो इसको हम इजीली यहां पे इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि रूट 1 तो 1 ही होगा, तो हमको यहां पे मिल जाएगा एज
1/√2 एंड यहां पे भी 1 - 0 इज 1, √1 इज 1, तो √2 के नीचे रहेगा। सो इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/√2। सो यही हमने पिछले बार विदाउट फॉर्मूला निकाला था, प्लस माइनस 1/√2 प्लस i इंटू 1/√2। तो ये फॉर्मूला बहुत ही हेल्पफुल शॉर्टकट के हिसाब से यूज हो सकता है टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर डायरेक्टली। अब हम आते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक या पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर में। उसके लिए पहले हम ये समझेंगे कि पोलर कोऑर्डिनेट्स कैसे कहते हैं। अभी तक हमने जिस तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज किया है उसे कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें हम x और y का वैल्यूज यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन एंड वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन के बेसिस पे किसी भी पॉइंट का मैपिंग हम लोग करते हैं ग्राफ पे कि उसका लोकेशन क्या है, और जो ओरिजिन है वो भी हम लोग के चॉइस का होता है, और उस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हम लोग ये देखते हैं कि किसी पॉइंट का क्या पोजीशन है उसका हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस के हिसाब से, एंड उसी को हम लोग x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट या फिर एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। लेट्स से एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट्स है 1,1, दैट मींस अ डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द x एक्सिस एंड अ डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द y एक्सिस। वो पॉइंट का लोकेशन है 1,1। क्या यही तरीका है किसी पॉइंट को 2 डायमेंशनली या 3 डायमेंशनली लोकेट करने का? तो इसका आंसर है नहीं। एक और तरीका भी है जिसे कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो लेट्स से कि हम यहां पे एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे एज r व्हिच इज द डायरेक्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, और हम r का वैल्यू बता देंगे। उसके साथ साथ हम थीटा को भी डिफाइन करेंगे, एंड थीटा इज द एंगल व्हिच द लाइन r मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द x एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर ये दोनों हम स्पेसिफाई कर दें तो भी हम पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे जो पॉइंट है 1,1, क्योंकि उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस दोनों 1 है, तो यहां पे अगर राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये डिस्टेंस आएगा √2 यूनिट्स। दैट मींस जो हाइपोटेन्यूज है वो √2 है, एंड दैट इज द डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 1,1 एंड द ओरिजिन। तो हम ये बोल देंगे कि द पॉइंट इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ √2 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। बट ऑब्वियसली दैट विल नॉट बी इनफ, बिकॉज √2 यूनिट्स पे तो कोई भी पॉइंट इस तरह से हो सकता है एक सर्कल में फ्रॉम द ओरिजिन। तो उसके लिए अब हम एक एंगल स्पेसिफाई करेंगे दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट एंड द ओरिजिन मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द x एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आप x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री जाएंगे और फिर हम उस लाइन पे ओरिजिन से √2 यूनिट्स तक जाएंगे तो हमको वो पॉइंट मिल जाएगा। यहां पे 45 डिग्री एंगल हमने ऑब्वियसली इसलिए चूज किया है बिकॉज यहां पे अगर tan थीटा निकालेंगे तो वो होगा 1/1 दैट इज इक्वल टू 1, सो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो इसका मतलब कि r, थीटा यानी कि √2 एंड 45 डिग्री से भी हम पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग द x एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। ये r, थीटा दैट इज पोलर कोऑर्डिनेट्स का यूज अब हम यहां पे लेंगे टू डिफाइन द कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं by taking the x axis as the real axis. That means the real part of the complex number will be plotted on the x axis. complex number का real part x axis पे plot होगा and complex number का imaginary part y axis पे plot होगा। तो y axis को हम लोग imaginary axis के हिसाब से ले लेंगे। उसके बाद अगर complex number है z is equal to x plus iy, then the point representing the complex number will be x, y because उसका real part है x and x axis को हमने choose किया as the real axis, imaginary part है y axis को हमने choose किया as the imaginary axis. So यहाँ पे if the complex number is a plus ib, then it will be represented as the point a comma b, a from the x axis, b from the y axis. So last हमने ये डिस्कस किया था कि z is equal to x plus iy जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो रिप्रेजेंट होगा ऑन द आर्डर्ड प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन बाय द पॉइंट x, y। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के ट्रिगोनोमेट्रिक या पोलर फॉर्म को लेकर के आएंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है इस पे r इज द डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड द ओरिजिन, एंड थीटा जो है वो है आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, वो एंगल है जो ये लाइन बना रहा है विद द पॉजिटिव x एक्सिस। नाउ यहां पे हम लोग किस तरह से ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर को लेकर के आ सकते हैं। तो सबसे पहले इस ट्रायंगल में हम लोग ये जानते हैं कि ये 90 डिग्री है, तो यहां पे हम लोग cos थीटा और sin थीटा को इवैल्यूएट करेंगे। ये जो डिस्टेंस है इसको हमने नाम दिया है एज r, एंड ये वाला डिस्टेंस है x which is the x coordinate of this point, ये वाला डिस्टेंस है y which is the y coordinate of this point। तो अगर यहाँ पे हम cos थीटा इवैल्यूएट करते हैं तो cos थीटा इक्वल टू क्या आएगा, cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज मतलब x by r, सो x इज इक्वल टू r cos थीटा, एंड सिमिलरली sin थीटा अगर हम यहाँ पे इवैल्यूएट करेंगे तो sin थीटा इज इक्वल टू
sin theta is equal to perpendicular by hypotenuse, that is y by r. Sin theta is equal to y by r, so y is equal to r sin theta. तो अगर अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को इवेल्युएट करेंगे z is equal to x plus iy, तो z is equal to x plus iy, x का वैल्यू है r cos थीटा जो कि y का वैल्यू r sin थीटा, सो ये हो जाएगा r cos थीटा प्लस i into r sin थीटा. इसमें अगर हम r को कॉमन लेंगे तो फिर हम लोग को मिलेगा r into cos थीटा प्लस i sin थीटा, r into cos थीटा प्लस i sin थीटा. This is the trigonometric or polar form of a complex number. So ये है trigonometric या polar form complex number का r into cos थीटा प्लस i sin थीटा. अब जब इस तरह से हम डिफाइन करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को तो फिर हम लोग को ऑब्वियसली r और थीटा का डिस्क्रिप्शन भी देना पड़ेगा कि r और थीटा क्या है. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि r ये वाला डिस्टेंस हमने लिया है पोलर कोऑर्डिनेट के हिसाब से. अब अगर यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हम लोग को मालूम है कि r हमको मिलेगा एज रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. r हमको मिलेगा एज रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. And for any complex number x plus iy, root over x square plus y square is nothing but mod z, यानी कि उस complex number का मॉड्यूलस. तो ये हो जाएगा mod z. So r is nothing but mod z. And थीटा का डिस्क्रिप्शन क्या है कि थीटा क्या है, what is थीटा. तो थीटा के लिए हम tan थीटा निकालेंगे. tan थीटा अगर यहाँ पे निकालेंगे तो हमको मिलेगा y by x perpendicular by base. So tan theta is equal to y by x. That means theta is equal to tan inverse y by x. Tan theta is equal to y by x, that means theta is equal to tan inverse y by x. तो इसका मतलब है कि complex number x plus iy can be represented as cos r into cos theta plus I sin theta, where r is the modulus of the complex number, that is this length, and the angle theta is equal to tan inverse y by x, where y is the imaginary part of the complex number and x is the real part of the complex number. अब बात करेंगे आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर की. तो जो थीटा वाला एंगल हमने कंसीडर किया था, द एंगल बिटवीन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द ओरिजिन एंड द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो एंगल थीटा जो है उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट या फिर एम्पलीट्यूड कहते हैं. हमने ये आइडेंटिफाई किया था कि दो चीजें हम लोग को चाहिए किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आइडेंटिफाई करने के लिए अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं यूज कर रहे हैं. तो एक तो है जो डिस्टेंस है ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, वो डायरेक्ट डिस्टेंस जिसको हम r लेते हैं, which is also equal to the modulus of the complex number. और दूसरा है थीटा, which is the angle between the x axis and the line joining the origin and the complex number. और थीटा आपको कैसे मिलता है? tan थीटा equal to y by x, यानी कि tan थीटा equal to imaginary part of the complex number by real part of the complex number. इस इक्वेशन से हमको थीटा मिलता है as tan inverse y by x. अब हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट निकालते हैं. तो ये इस पर डिपेंड करता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है. सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो किसी भी क्वाड्रेंट में ये देखने के लिए कि क्या एंगल बन रहा है या क्या आर्गुमेंट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, हम लोग क्या करेंगे कि जो भी अक्यूट एंगल उस क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस के साथ लाइन का बन रहा है, उस अक्यूट एंगल को हम ले लेंगे एज अल्फा या कोई भी और वेरिएबल, एंड उसके बाद हम निकालेंगे थीटा, व्हिच इज द लाइन बिटवीन which is the angle between the positive x axis and the line joining the origin of the complex number. तो इसका मतलब है कि पहले हमको वो acute angle अल्फा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो कि बन रहा है between the line and the x axis in that quadrant itself. उसी quadrant में जो एंगल बन रहा है वो. Now we already know that tan theta is equal to imaginary part of the complex number by real part, so tan theta is equal to y by x. जबकि अल्फा का अगर बात करें तो अल्फा के लिए अल्फा निकालने के लिए हम सिर्फ इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट के मैग्नीट्यूड से कंसर्न रखते हैं, बिकॉज अल्फा को वैसे भी हम वो अक्यूट एंगल ले रहे हैं बिटवीन द लाइन एंड द एक्स एक्सिस इन दैट क्वाड्रेंट. तो इसलिए tan अल्फा होगा mod y by x. tan अल्फा विल बी इक्वल टू mod y by x. एक बार ये इक्वेशन को सॉल्व करके हम अल्फा निकाल लेंगे तो उसके बाद हम थीटा भी निकाल सकते हैं. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसा हम देख सकते हैं, दिस इज द लाइन जॉइनिंग द ओरिजिन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. यहां पे थीटा ही खुद अक्यूट एंगल होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, तो थीटा और अल्फा यहां पे सेम ही है, तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा. सेकंड क्वाड्रेंट में अगर देखें तो लाइन इधर होगा, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट, 1 2 3 4 इस तरह से क्वाड्रेंट्स जा रहे हैं. सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, दिस विल बी द अक्यूट एंगल अल्फा बिटवीन द लाइन एंड द एक्स एक्सिस. तो फिर थीटा हमको पॉजिटिव एक्स एक्सिस से उस लाइन तक लेना पड़ेगा, और हमको दिख रहा है कि यहाँ पे थीटा हमको मिलेगा 180 डिग्री माइनस अल्फा करने से, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा. इसके बाद हम देखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट को. तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे है 1 2 3, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट. तो यहाँ पे है लाइन, कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे लाई कर रहे हैं, दिस इज द लाइन जॉइनिंग द ओरिजिन एंड द कॉम्प्लेक्स नंबर. सो यहाँ पे अल्फा ये वाला एंगल है, द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन एंड द एक्स एक्सिस इन दिस क्वाड्रेंट, पर द थर्ड क्वाड्रेंट में ही.
तो थीटा हमको लेना पड़ेगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लाइन तक, यानी कि ये पूरा एंगल होगा व्हिच इज 180 डिग्री प्लस दिस अल्फा, इसलिए यहां पे थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस अल्फा। इस केस में फोर्थ क्वाड्रेंट में है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये होगा हमारा लाइन जॉइनिंग द ओरिजिन एंड द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हो गया अल्फा, द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन एंड द एक्स एक्सिस इन द फोर्थ क्वाड्रेंट इटसेल्फ। तो थीटा हमको पॉजिटिव एक्स एक्सिस से पूरा लाइन तक लेना है, तो ये होगा। तो यहां पे हम देख पा रहे हैं कि 360 डिग्री में से अगर अल्फा को माइनस कर देंगे तो हमको थीटा मिलेगा, सो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस अल्फा। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह से हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट और प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकाल सकते हैं। आर्गुमेंट के बारे में हमने पहले ही कहा था कि आर्गुमेंट वो एंगल है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर और ओरिजिन को ज्वाइन करने वाला लाइन बनाता है विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। उस एंगल के ऑब्वियसली मल्टीपल वैल्यूज हो सकते हैं। हम चाहे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा सकते हैं लाइन तक, जो कि एक स्टैंडर्ड वे है, या फिर हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी जा सकते हैं और उस लाइन तक आ सकते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर और ओरिजिन को, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने वाले पॉइंट को और ओरिजिन को ज्वाइन कर रहा है। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम जाते हैं तो फिर उस एंगल के सामने हमको माइनस साइन लगाना पड़ेगा, बिकॉज ये कन्वेंशन है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम एंगल मेजर कर रहे हैं तो उसके साथ पॉजिटिव साइन लिया जाएगा, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर एंगल मेजर कर रहे हैं तो उसके साथ नेगेटिव साइन लिया जाएगा। तो क्योंकि स्टैंडर्ड वे है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को लेने का, इसलिए अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर करते हैं वी विल पुट अ माइनस साइन। तो एक वैल्यू जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाने से आएगा एंगल का, और एक वैल्यू जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाने से आएगा, उसके अलावा भी, बिकॉज यहां पे हम लोग सर्कुलर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के साथ डील करते हैं, तो बेसिकली हम लोग को कई राउंड्स ऑफ रोटेशन के बाद भी हो सकता है कि cos थीटा और sin थीटा के सेम वैल्यूज मिले, इसीलिए इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट का। तो फिर इसमें एक क्वेश्चन उठता है कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट फिर क्या है। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट का ही वो वैल्यू है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। दैट मींस माइनस पाई लेस देन थीटा लेस देन इक्वल टू पाई, इस इनइक्वालिटी को अगर सेटिस्फाई करेगा वो वैल्यू, तब उसे हम बोलेंगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका मतलब कि आर्गुमेंट का वो वैल्यू जो माइनस पाई से ज्यादा है और पाई से या तो कम या इक्वल है, उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट। अब यहां पे हम एग्जांपल्स लेंगे। फर्स्ट एग्जांपल इज 1 प्लस आई। अब यहां पे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों ही 1 है, तो इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट 1, 1। वर्टिकल डिस्टेंस भी 1 होगा फ्रॉम द ओरिजिन एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विल आल्सो बी 1 फ्रॉम द ओरिजिन, बिकॉज रियल पार्ट भी 1 है और इमेजिनरी पार्ट भी 1 है। नाउ व्हाट विल बी द एंगल व्हिच इट मेक्स। तो जैसा कि हमने पिछले सेक्शन में देखा था, हम लोग पहले अल्फा का वैल्यू निकालेंगे और फिर थीटा का वैल्यू निकालेंगे डिपेंडिंग ऑन द क्वाड्रेंट। यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, तो थीटा विल बी इक्वल टू अल्फा, दैट मींस दिस एक्यूट एंगल, जो कि हमको मिलेगा tan अल्फा कैलकुलेट करके। tan अल्फा इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ, दैट मींस mod ऑफ y by x, तो वो हो जाएगा mod ऑफ 1 by 1 दैट इज इक्वल टू 1, सो अल्फा इज 45 डिग्री और पाई बाय 4, एंड आर्गुमेंट ऑफ z विल बी इक्वल टू अल्फा इक्वल टू पाई बाय 4। सेकंड एग्जांपल में आते हैं, -1 प्लस i, रियल पार्ट इज -1, इमेजिनरी पार्ट इज 1, तो इसका मतलब इट विल लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट, x नेगेटिव एंड y पॉजिटिव, सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट -1, 1। यहां पे भी हम पहले उस एक्यूट एंगल को कैलकुलेट करेंगे जो कि उस क्वाड्रेंट में x एक्सिस के साथ बन रहा है, तो यहां पे tan अल्फा इज इक्वल टू अगेन 1 by 1 ही होगा, दैट मींस पाई बाय 4, बिकॉज़ वर्टिकल डिस्टेंस इज स्टिल 1 मैग्नीट्यूड वाइज एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज आल्सो 1 मैग्नीट्यूड वाइज, तो यहां पे भी हमको अल्फा मिलेगा एज पाई बाय 4, एंड द आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि थीटा, अगर हम उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं फ्रॉम द एक्स एक्सिस, फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो फिर हमको मिलेगा थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, सो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, आर्गुमेंट ऑफ z is equal to theta equal to pi minus alpha, that is pi minus pi by 4 or 3 pi by 4। now इन दोनों केसेस में जो आर्गुमेंट का वैल्यू हमने निकाला है वही प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट इन दिस केस एज वेल एज इन दिस केस satisfies this inequality। pi by 4 और 3 pi by 4 दोनों ही माइनस पाई और पाई के बीच में लाई करता है, so this is the argument as well as the principal argument of the complex number in this case as well as in this case। अब आते हैं थर्ड केस में, -1 minus i, रियल पार्ट -1, इमेजिनरी पार्ट आल्सो -1, तो पॉइंट होगा -1, -1, दैट मींस द कॉम्प्लेक्स नंबर विल लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। यहां पे भी हम पहले एक्यूट एंगल अल्फा को कैलकुलेट करेंगे जो उस क्वाड्रेंट में बन रहा है विद द एक्स एक्सिस, अगेन वो और 45 डिग्री आएगा, बिकॉज ऑल्दो साइन -1 है, दैट मींस द साइन इज नेगेटिव,
x और y दोनों कोऑर्डिनेट्स का, बट मैग्नीट्यूड अभी भी 1 है फॉर बोथ ऑफ देम. सो 1/1 tan alpha is equal to 1/1, that is equal to 1 itself. So alpha is 45 degree or pi by 4. But in this case, theta का value if we take in the anti-clockwise direction from the positive x-axis, theta होगा pi plus alpha, तो वो हो जाएगा pi plus pi by 4, that is 5 pi by 4, and that will be the argument of z. The argument of z could also be calculated like this. So यहाँ पे हम वही करेंगे, हम clockwise direction से जो argument का value आएगा उसको भी calculate करेंगे. We will just have to put a minus sign. तो ये जो एंगल है इसको कैलकुलेट करना है हमको. तो ये एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे? वी नो दैट दिस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज ऑफ पाई, तो पाई माइनस अल्फा, बट बिकॉज हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं वी विल हैव टू पुट अ नेगेटिव साइन, तो इसलिए माइनस ऑफ ब्रैकेट के अंदर पाई माइनस अल्फा, अल्फा की जगह फिर से हम लोग पुट कर देंगे पाई बाय 4, तो यहां पे हमको कैलकुलेट करके मिलेगा -3 पाई बाय 4. नाउ आर्गुमेंट का वैल्यू हम 5 पाई बाय 4 भी दे सकते हैं या फिर -3 पाई बाय 4 भी दे सकते हैं, बट इन दोनों में से प्रिंसिपल आर्गुमेंट कौन होगा? तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा -3 पाई बाय 4, बिकॉज -3 पाई बाय 4 लाइज बिटवीन -1 पाई एंड +1 पाई, बिकॉज 3 बाय 4 का वैल्यू 0.75 होगा, तो -0.75 पाई विल ऑब्वियसली लाई बिटवीन -1 पाई एंड +1 पाई, तो इसलिए दिस वुड बी द प्रिंसिपल आर्गुमेंट. जबकि 5 बाय 4 का वैल्यू 1 से ज्यादा होता है, तो 5 पाई बाय 4 विल एक्सीड पाई एंड दैट इज व्हाई इट विल नॉट बी द प्रिंसिपल आर्गुमेंट. अब फोर्थ एग्जांपल 1 - i, x का वैल्यू होगा 1, y का वैल्यू -1, because real part is 1 and imaginary part is -1, it will be represented by the point 1, -1, that means in the fourth quadrant, x positive and y negative. Again यहाँ पे हम लोग अल्फा कैलकुलेट करेंगे तो पाई बाय 4 ही आएगा, थीटा कैलकुलेट करेंगे तो थीटा कैन बी कैलकुलेटेड एज 2 पाई माइनस अल्फा, तो if we calculated it that way we would get 2 pi minus pi by 4, that is 7 pi by 4. Otherwise we can also take it from the x axis in the clockwise direction. क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे तो फिर हमको अल्फा का ही वैल्यू लेना पड़ेगा एज द आर्गुमेंट, दैट इज पाई बाय 4, बिकॉज इतना एंगल पाई बाय 4 ही है द वैल्यू ऑफ अल्फा, बट बिकॉज वी आर गोइंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन वी विल हैव टू पुट अ नेगेटिव साइन, सो -पाई बाय 4 विल बी द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर. तो अब आर्गुमेंट ऑफ z की कुछ प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं. सबसे पहला प्रॉपर्टी, आर्गुमेंट ऑफ z इज नॉट डिफाइंड इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू 0, यानी कि z इक्वल टू 0 के लिए आर्गुमेंट ऑफ z डिफाइंड नहीं है. उसके बाद आर्गुमेंट ऑफ z1 z2, दैट मींस अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 और z2 मल्टीप्लाइड हो तो फिर उनका जो आर्गुमेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल आर्गुमेंट्स, यानी कि आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2. इसी कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड करके हम ये भी बोल सकते हैं कि आर्गुमेंट ऑफ z1 z2 डॉट 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 zn, यानी कि अगर n नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं तो उन लोग का जो आर्गुमेंट होगा ओवरऑल प्रोडक्ट का आर्गुमेंट दैट विल बी द सम ऑफ द इंडिविजुअल आर्गुमेंट्स, यानी कि आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2 प्लस डॉट 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 आर्गुमेंट ऑफ zn. अगेन इस कॉन्सेप्ट को फर्दर एक्सटेंड करके अगर हम ये बोलें कि z1 z2 zn सब इक्वल है एंड दे आर ऑल इक्वल टू z, देन आर्गुमेंट ऑफ z1 डॉट z2 डॉट डॉट zn वो बन जाएगा आर्गुमेंट ऑफ z टू द पावर n, एंड दैट विल बी इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z प्लस आर्गुमेंट ऑफ z प्लस आर्गुमेंट ऑफ z डॉट 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 n टाइम्स, सो आर्गुमेंट ऑफ z टू द पावर n विल बी n आर्गुमेंट ऑफ z. ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है, यूज आता है काफी. उसके बाद आर्गुमेंट ऑफ z1 बाय z2, अगर z1 बाय z2 यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स अगर डिवीजन में है तो फिर उन लोगों का ओवरऑल आर्गुमेंट होगा आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2. उसके बाद आर्गुमेंट ऑफ z बार, अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो उसके कॉन्जुगेट का आर्गुमेंट यानी कि z बार का आर्गुमेंट होगा 2n पाई, मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई माइनस आर्गुमेंट ऑफ z. अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी यहां पे प्रूव करने वाले हैं. हमने अभी देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम r into cos थीटा प्लस i sin थीटा के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. ये cos थीटा प्लस i sin थीटा जो है दिस कैन आल्सो बी प्रूवन टू बी इक्वल टू e टू द पावर i थीटा, और ये हमारे बहुत काम आएगा आगे जाके कॉम्प्लेक्स नंबर्स के मैनिपुलेशन. इसलिए हम यहाँ पे ये प्रूव करने वाले हैं कि cos थीटा प्लस i sin थीटा कैन आल्सो बी रिटन एज e टू द पावर i थीटा, जहां पे e जो है वो ऑयलर्स नंबर है, एंड अगर आपको याद होगा ऑयलर्स नंबर का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.7 होता है. इट इज एन इरैशनल नंबर, यानी कि वो एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल है. तो यहाँ पे हम ये किस तरह से प्रूव करेंगे, तो इसके लिए हमको चाहिए होगा टेलर सीरीज एक्सपेंशन, यानी कि जो इनफाइनाइट पावर सीरीज वाला एक्सपेंशन है cos x sin x और e टू द पावर x का, वो हम लोग को यहाँ पे चाहिए होगा. वो मैंने यहाँ पे साइड में लिख रखा है. cos x का जो टेलर सीरीज है वो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट. sin x का है x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 5 प्लस x टू द पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट. e टू द पावर x का है 1 प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट. एंड i के पावर्स हमको याद होने चाहिए. i के क्या पावर्स है हमने कैलकुलेट किए थे. i स्क्वायर इक्वल टू -1 वो तो हमने लिया ही है. i क्यूब इक्वल टू -i,
i to the power 4 इक्वल टू 1 एंड i to the power 5 इक्वल टू i। ये हमको पता है कि ये i के फंडामेंटल जो पावर्स है, जो बेसिक पावर्स है, उनके रिजल्ट्स है। अब यहाँ पे हम RHS से स्टार्ट करेंगे बिकॉज cos थीटा प्लस i sin थीटा कहां से आया वो हमने ऑलरेडी देखा है और अब हम उससे e to the power i थीटा में जाना चाहते हैं। cos थीटा का जो एक्सपेंशन होगा वो cos x की तरह होगा। तो cos x में जिस तरह से 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x to the power 4 by 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 इस तरह से है। cos थीटा के लिए हमको क्या करना होगा, जस्ट x के जगह पे थीटा पुट कर देना होगा। तो cos थीटा का एक्सपेंशन होगा 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा टू द पावर 4 by 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 प्लस i इंटू, अब ब्रैकेट में हम sin थीटा का एक्सपेंशन लिखेंगे। sin x का एक्सपेंशन ये है x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 5 by 5 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। तो sin थीटा का एक्सपेंशन भी ऐसा ही होगा, बस x के जगह पे हमको थीटा पुट करना होगा। तो हमको मिलेगा थीटा माइनस थीटा क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा टू द पावर 5 by 5 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 डॉट। यहां पे अब हम क्या करेंगे, ये जो माइनस साइन है cos थीटा के एक्सपेंशन में, यहां पे जो माइनस साइन है, अब यहां पे माइनस प्लस ऑल्टरनेट करके चलेगा और यहां पे भी प्लस माइनस प्लस ऑल्टरनेट करके चलेगा, ये दोनों सीरीज में। थीटा स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल के सामने जो माइनस साइन है वो -1 है, उसको हम ट्रीट कर सकते हैं एज -1 मल्टीप्लाइड विद थीटा स्क्वायर, और वो -1 को हम ले लेंगे एज आई स्क्वायर। तो यहां पे हमको मिलेगा 1 प्लस आई स्क्वायर थीटा स्क्वायर, बिकॉज आई स्क्वायर का वैल्यू -1 है, तो हम ये -1 को यहां पे आई स्क्वायर लिख सकते हैं और साइन प्लस हो जाएगा। 1 प्लस आई स्क्वायर थीटा स्क्वायर, इट इज द सेम एज 1 माइनस थीटा स्क्वायर, सो 1 प्लस आई स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। एंड यहां पे थीटा टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड है विद अ +1, तो हम +1 को ले सकते हैं एज आई टू द पावर 4, इसलिए यहां पे हो गया आई टू द पावर 4 थीटा टू द पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 डॉट। यहां पे हम क्या करेंगे, इस पार्ट में आई को मल्टीप्लाई कर देंगे विद ईच एंड एवरी टर्म इनसाइड द एक्सपेंशन ऑफ sin थीटा। तो ये हो जाएगा आई थीटा माइनस आई थीटा क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस आई थीटा टू द पावर 5 by 5 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 डॉट। अब नेक्स्ट स्टेप में आई स्क्वायर थीटा स्क्वायर को यहां पे ले लेंगे हम एज आई थीटा होल स्क्वायर, ये कर ही सकते हैं। आई टू द पावर 4 थीटा टू द पावर 4 को ले लेंगे एज आई थीटा होल टू द पावर 4। एंड यहां पे हम क्या करेंगे, आई थीटा को एज इट इज हम रहने देंगे, माइनस आई को हम ले सकते हैं एज आई क्यूब, सो माइनस आई को लिख देंगे एज आई क्यूब, एंड आई क्यूब थीटा क्यूब को ले सकते हैं एज आई थीटा होल क्यूब, सो ये हो गया आई थीटा होल क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। उसी तरह से प्लस आई को हम ले सकते हैं एज आई टू द पावर 5, तो आई टू द पावर 5 इसको हम ले लेंगे प्लस आई को, एंड आई टू द पावर 5 थीटा टू द पावर 5 ये बन जाएगा आई थीटा होल टू द पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। अब हमको बस ये टर्म्स को अरेंज करना है, 1 प्लस आई थीटा होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस आई थीटा होल क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस आई थीटा होल टू द पावर 4 by 4 फैक्टोरियल प्लस आई थीटा होल टू द पावर 5 by 5 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। दैट मींस ये बिल्कुल e टू द पावर x का जो टेलर सीरीज एक्सपेंशन है उसके फॉर्म में आ जा रहा है, वेयर x इक्वल टू आई थीटा। सो ये जो है ये बन जाएगा e टू द पावर आई थीटा। तो बेसिकली हमने ये प्रूव कर दिया कि cos थीटा प्लस आई sin थीटा इज इक्वल टू e टू द पावर आई थीटा। सो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने ये देखा कि cos थीटा प्लस आई sin थीटा को हम e टू द पावर आई थीटा के हिसाब से भी प्रूव कर सकते हैं। That means cos theta plus I sin theta is equal to e to the power I theta, where I is the Euler's number, जिसका वैल्यू approximately 2.7 होता है, irrational number। अब अगर हम cos theta plus I sin theta को r से मल्टीप्लाई कर दें, तो फिर हमको मिल जाएगा हमारा ट्रिगोनोमेट्री का पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर इस इक्वेशन में e to the power I theta को भी हमको r से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको इक्वेशन के दोनों साइड पे करना होगा। तो इससे हमको मिलता है r e to the power I theta is equal to r into cos theta plus I sin theta। हम लोग जानते हैं कि ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म है, दैट मींस दिस इज आल्सो अनदर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z equal to x plus iy, where r is still the modulus of the complex number, that is the length of the line joining the origin and the point representing the complex number, and e to the power I theta यहाँ पे क्या है, e to the power I theta हमको एंगल वाला पार्ट दिखाएगा, दैट मींस कितना एंगल पे हमको जाना है फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस टू लोकेट द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो फॉर्म है, बिकॉज इसमें ऑयलर्स नंबर यूज हो रहा है यहाँ पे e, इसीलिए इसको ऑयलेरियन फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं। ऑयलेरियन फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, EULERIAN, ऑयलेरियन फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर भी इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम कुछ टिपिकल स्टैंडर्ड एंगल्स लेकर के देखेंगे कि उसमें r e to the power I theta का वैल्यू क्या आता है फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ r। अब हम थीटा में कुछ कॉमन स्टैंडर्ड एंगल्स को पुट करेंगे जो कि 90 डिग्री के मल्टीपल्स है, और देखेंगे कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। लेट्स से कि r को हम ले लेते हैं as 1 एंड देन हम थीटा की जगह पे पहले पुट करते हैं π/2 यानी कि 90 डिग्री। तो हमको यहाँ पे मिलेगा e to the power I π/2 और वो हो जाएगा cos π/2 प्लस I sin π/2
अब cos पाई बाई 2 मतलब cos 90 डिग्री हमको मालूम है कि 0 है, sin 90 डिग्री होता है 1, तो ये हो गया 0 प्लस i इंटू 1 यानी कि i। एंड ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे 0 प्लस 1 इंटू i है, तो इसलिए इसका जो पॉइंट होगा जिससे ये आर्गन प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंट होगा दैट विल बी 0, 1। तो इसका मतलब है कि अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को एक वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, दैट मींस एक वेक्टर एक पोजीशन वेक्टर की तरह जो कि ओरिजिन से कॉम्प्लेक्स नंबर तक जाएगा एंड पॉइंट करेगा टुवर्ड्स द कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द ओरिजिन टुवर्ड्स द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर, तब वो वेक्टर इस तरह से होगा अलोंग द वाई एक्सिस। एंड हम देख रहे हैं कि 90 डिग्री एंगल से हमको टर्न करना पड़ेगा फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन टू रीच टू दैट पॉइंट और टू रीच टू दैट लाइन। इसके बाद हम आते हैं e टू द पावर i पाई। अब हम 180 डिग्री पुट कर रहे हैं, तो e टू द पावर i पाई हो जाएगा cos पाई प्लस i sin पाई। अब cos पाई मतलब cos 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1, sin 180 डिग्री का वैल्यू होता है 0, बिकॉज sin 180 हो चाहे sin 0 हो चाहे 180 चाहे 360, यानी कि sin फॉर एनी मल्टीपल ऑफ पाई, फॉर एनी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई sin का वैल्यू 0 होता है। sin पाई, sin 2 पाई, sin 3 पाई, sin 4 पाई, यानी कि कोई भी इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई हो तो उसके लिए sin का वैल्यू 0 होता है। दैट मींस sin n पाई इक्वल टू 0, तो इसलिए sin पाई हो जाएगा 0। तो यहां हमको मिलेगा -1 प्लस i इंटू 0 यानी कि -1। तो इसका पॉइंट जो होगा वो होगा -1, 0, बिकॉज रियल पार्ट -1 है, इमेजिनरी पार्ट 0, एंड वो हमको मिलेगा ऑन दी नेगेटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस। और ऑब्वियसली हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि उसके लिए हमको पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 180 डिग्री टर्न करना पड़ रहा है, बिकॉज थीटा की जगह हमने पाई पुट किया था एंड पाई एंगल यानी 180 डिग्री हमको टर्न करना पड़ रहा है फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस टू रीच टू दैट पॉइंट रिप्रेजेंटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके बाद e टू द पावर i 3 पाई बाई 2 लेट से, तो थीटा की जगह हम पुट करें 3 पाई बाई 2 यानी कि 270 डिग्री, 90 डिग्री इंटू 3, ये हो जाएगा cos 3 पाई बाई 2 प्लस i sin 3 पाई बाई 2। नाउ फॉर एनी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, चाहे वो 1 पाई बाई 2 हो, 3 पाई बाई 2 हो, 5 पाई बाई 2 हो, cos का वैल्यू 0 होता है, तो इसलिए cos 3 पाई बाई 2 भी 0 होगा, लेकिन sin 3 पाई बाई 2 sin 270 डिग्री होगा -1, तो -1 इंटू i ये हो जाएगा -i। अब ऑब्वियसली यहाँ पे क्योंकि हमारा इमेजिनरी पार्ट है -1, रियल पार्ट है 0, तो पॉइंट होगा 0, -1, वो होगा यहाँ पे ऑन दी नेगेटिव साइड ऑफ द वाई एक्सिस, एंड हमको पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 270 डिग्री जाना पड़ेगा, 3 पाई बाई 2 रेडियंस या 270 डिग्री जाना पड़ रहा है टू गेट टू दैट पॉइंट, बिकॉज हमने यहाँ पे थीटा की जगह 3 पाई बाई 2 पुट किया था। उसके बाद हम आएंगे e टू द पावर i 2 पाई। अब थीटा की जगह हम 360 डिग्री पुट करें, व्हिच इज द नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। 360 डिग्री रेडियंस पे होता है 2 पाई, तो e टू द पावर i इंटू 2 पाई, तो ये हो जाएगा cos 2 पाई प्लस i sin 2 पाई। नाउ cos 2 पाई इज 1, फॉर एनी इवन मल्टीपल ऑफ पाई cos का वैल्यू हमेशा 1 होता है, cos 0, cos 2 पाई, cos 4 पाई, एंड sin 2 पाई का वैल्यू होगा 0, सो 1 प्लस i इंटू 0 यानी कि 1। तो यहाँ पे हमारा रियल पार्ट है 1, इमेजिनरी पार्ट है 0, तो 1, 0 इज द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड वो हमको यहाँ पे मिलेगा ऑन दी एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे हमको मिलेगा। बेसिकली अगर हम थीटा की जगह 0 पुट करते तो भी हमको यही रिजल्ट मिलता, एंड थीटा इक्वल टू 2 पाई पुट करने से भी हमको यही रिजल्ट मिल रहा है, बिकॉज 2 पाई का एक राउंड मारेंगे तो वापस हम वहीं पे आ जाएंगे जहां से हमने शुरू किया था। सो ये हमको बहुत ही काम में आएगा, काम में लगेगा कि हम लोग i को या -i को -1 या 1 को ऑइलिनियन फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम से काफी काम आता है, तो इसलिए ये याद रखने का जरूरत है। i हो जाएगा e टू द पावर i पाई बाई 2, -i e टू द पावर i 3 पाई बाई 2, वैसे और भी वैल्यूज हो सकते हैं, बट सबसे जो छोटा वैल्यू है थीटा का जिसके लिए ये रिजल्ट आएगा वो हम बोल रहे हैं, तो e टू द पावर i टू 3 पाई बाई 2 ये हो जाएगा -i, -1 e टू द पावर i पाई, एंड +1 होगा e टू द पावर 2i पाई। अब हम एक ऐसा एग्जांपल लेंगे जिसमें हम डेमोंस्ट्रेट करेंगे कि ऑइलिनियन फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर कितना सिंपलीफाई कर देता है चीजों को। लेट्स से कि हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को i से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड फिजिकली या ज्योमेट्रिकली हम देखेंगे कि उसका इफेक्ट क्या होता है। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर बाय i। नाउ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर in general is represented as r e to the power i theta, एंड उसके साथ हम i मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो i मल्टीप्लाइड बाय z, तो इसका मतलब कि z का जो फॉर्म है r e to the power i theta that is getting multiplied with i। now we have just learned कि i को हम e to the power i pi by 2 के हिसाब से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, so this becomes r e to the power i theta into e to the power i pi by 2। तो यहां पे हमको मिल जाएगा r e to the power i theta प्लस i pi by 2, यानी कि ये हो जाएगा r e to the power i theta प्लस pi by 2। एंड अगर फिर इसको हम ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में लेते हैं तो वो हो जाएगा cos थीटा प्लस पाई बाई 2 प्लस i sin थीटा प्लस पाई बाई 2 विद r आउटसाइड।
तो यहां पे हम ये इजीली देख पा रहे हैं कि आई को मल्टीप्लाई करने का इफेक्ट क्या होगा कि जो आर्गुमेंट था कॉम्प्लेक्स नंबर का, यानी कि जो एंगल था जो बना रहा था विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वो 90 डिग्री से पाई बाय 2 से इंक्रीज हो गया। दैट मींस द कॉम्प्लेक्स नंबर रोटेटेड बाय 90 डिग्रीज। तो इसको अदरवाइज हम ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर से भी डिराइव कर सकते हैं, बट ऑइलियन फॉर्म से इट बिकम्स मच इजियर। इतना सा वर्किंग में हमको समझ में आ गया कि व्हेन वी मल्टीप्लाई अ कॉम्प्लेक्स नंबर बाय आई, द कॉम्प्लेक्स नंबर or the line or the vector representing the complex number from the origin to that point rotates by 90 degrees. Now let's say we want to represent the conjugate of the complex number z in Eulerian form. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z is equal to x plus iy, तो फिर उसका कॉन्जुगेट होगा z bar is equal to x minus iy. तो अगर उसको ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में हम लेंगे तो फिर होगा जो ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है r into cos theta plus i sin theta, और जो कॉन्जुगेट होगा वो होगा r into cos theta माइनस आई साइन थीटा, बिकॉज इमेजिनरी पार्ट के सामने नेगेटिव साइन आ रहा है, मतलब कि इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव हो जा रहा है फ्रॉम द ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर टू द कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो r cos थीटा का साइन तो वही रहेगा, लेकिन r sin थीटा का साइन नेगेटिव होना चाहिए। तो अगर हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो हमको मिलेगा r cos थीटा माइनस i into r sin थीटा। दैट मींस r cos थीटा प्लस I into minus r sin theta, which is x plus I into minus y, that is x minus iy. So इसका मतलब है कि conjugate of a complex number को अगर trigonometric form में represent करना है तो होगा r into cos theta minus I sin theta। तो Eulerian form में फिर वो कैसे represent होगा? अब यहां पे हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, r into this can be written as r into cos of minus theta plus I साइन माइनस थीटा। ऐसा हम क्यों लिख सकते हैं? बिकॉज वी नो दैट cos ऑफ माइनस थीटा इज द सेम एज cos थीटा। तो cos थीटा को cos ऑफ माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, एंड साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन थीटा को हम साइन ऑफ माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। तो यहां पे बेसिकली हमको क्या मिला, r इंटू कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस आई साइन माइनस थीटा। तो इसका मतलब कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका आर्गुमेंट है माइनस थीटा, एंड दैट मींस कि इसका जो ऑइलियन फॉर्म होगा वो होगा r इंटू ई टू द पावर i इंटू माइनस थीटा, दैट इज माइनस आई थीटा। सो दिस वुड बी इक्वल टू z बार। नाउ लेट्स ऐड द टू इक्वेशंस। z is equal to r e to the power i theta, that is equal to r into cos theta plus i sin theta. z bar is equal to e to the r e to the power minus i theta, that is equal to r into cos theta minus i sin theta. इन दोनों इक्वेशंस को ऐड अगर करेंगे तो क्या होगा? तो हमको मिलेगा z plus z bar equal to r e to the power i theta plus r e to the power minus i theta। r कॉमन चला जाएगा, ब्रैकेट के अंदर e to the power i theta plus e to the power minus i theta, and that is equal to यहां पे भी r कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर cos theta plus i sin theta plus cos theta minus i sin theta। तो यहां पे प्लस i sin theta minus i sin theta gets cancelled out। हम लोग को यहां पे मिलेगा 2 cos theta अंदर में, बाहर में r। तो यहां पे आपको मिला 2r cos theta। अब हम लोग को ये मालूम है कि r cos theta जो है दैट इज नथिंग बट द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z। सो हमने यहां पे लिख दिया 2 into रियल पार्ट ऑफ z। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो रेडली यूज होता है, z plus z bar is equal to 2 into रियल पार्ट ऑफ z। अब सबट्रैक्ट करके देखते हैं, तो z minus z bar is equal to r, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा e to the power i theta minus e to the power minus i theta is equal to, अगेन r कॉमन, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा ये cos theta plus i sin theta माइनस दिस। तो हम लोग को मिलेगा माइनस cos theta माइनस माइनस प्लस i sin theta। तो माइनस cos theta प्लस i sin theta, cos theta माइनस cos theta gets cancelled out। यहां पे आपको मिलेगा r into i sin theta प्लस i sin, यहां पे आपको मिलेगा r into cos theta प्लस i sin theta। उसके बाद माइनस ये वाला, मतलब कि इसका हर एक टर्म का साइन चेंज होगा। तो माइनस cos थीटा माइनस माइनस प्लस i sin थीटा। यहाँ पे cos थीटा माइनस cos थीटा विल गेट कैंसिल्ड आउट। यहाँ पे i sin थीटा प्लस i sin थीटा मतलब 2i sin थीटा into r, that is I into 2r sin theta. Now r sin theta is nothing but the imaginary part of the complex number z. तो ये हो जाएगा 2i into imaginary part of z. तो अगेन यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला, z minus z bar is equal to 2i into imaginary part of z। ये दोनों रिजल्ट हम algebraically मतलब कि z is equal to x plus iy लेकर के भी ला सकते हैं, जैसा आपने पहले दिखाया है, और Eulerian फॉर्म से भी ये रिजल्ट हमको मिलता है। अब इन दोनों रिजल्ट से हमको और भी दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलेंगे। यहां पे हमने ये दिखाया कि r इंटू ई टू द पावर आई थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस आई थीटा करने से
हमको मिल रहा है 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड यानी कि 2r cos थीटा. सो r विल गेट कैंसिल्ड आउट. यहां पे हमको मिल रहा है cos थीटा इज इक्वल टू e टू द पावर i थीटा प्लस e टू द पावर माइनस i थीटा बाई 2. कभी कभी सम्स में इसको भी यूज किया जा सकता है. उसी तरह से यहां से भी हमको एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलेगा. z माइनस z बार इज इक्वल टू r इंटू दिस इक्वल टू 2i इमेजिनरी पार्ट ऑफ z हमको मिला, दैट इज 2i इंटू r sin थीटा. सो हम यहां पे उसको यूज करेंगे r इंटू e टू द पावर i थीटा माइनस e टू द पावर माइनस i थीटा इज इक्वल टू 2i इंटू r sin थीटा. अगेन r विल गेट कैंसिल्ड आउट. यहां हमको मिलेगा sin थीटा इक्वल टू e टू द पावर i थीटा माइनस e टू द पावर माइनस i थीटा बाय 2i, क्योंकि ये 2i यहां नीचे आ जाएगा. सो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हम लोग कभी यूज कर सकते हैं. sin थीटा इक्वल टू e टू द पावर i थीटा माइनस e टू द पावर माइनस i थीटा बाय 2i. अब बात करेंगे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में. तो सबसे पहला बात है कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हम लोग किस तरह से निकालेंगे. हम लोग एक इक्वेशन लेते हैं x क्यूब इक्वल टू 1. x क्यूब इक्वल टू 1. इस इक्वेशन में अगर हम 1 को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आते हैं तो हमको मिलेगा x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0. नाउ ये एक क्यूबिक इक्वेशन है और यहाँ पे x का ऑब्वियसली 3 वैल्यूज होगा, दैट मींस 3 रूट्स होगा इस इक्वेशन का, बिकॉज इस इक्वेशन का डिग्री 3 है, दैट मींस x का हाईएस्ट पावर यहाँ पे 3 है. इसका मतलब कि 3 क्यूब रूट्स होगा 1 का. एक वैल्यू हम लोग को ऑलरेडी पता है, दैट इज x इक्वल टू 1. अगर x के जगह पे 1 बैठाएंगे तो 1 क्यूब इक्वल टू 1 आएगा, विच इज एन आइडेंटिटी, मतलब कि 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा. तो इसका मतलब है कि 3 क्यूब रूट्स में से एक क्यूब रूट जो है यूनिटी का वो 1 ही है. वैसे यहाँ पे यूनिटी का मतलब भी 1 है. क्यूब 1 का हम लोग तीनों क्यूब रूट्स निकाल रहे हैं, दैट इज व्हाई टॉपिक का नाम है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी. सो x क्यूब इक्वल टू 1, x का यहाँ पे 3 वैल्यूज होगा, 3 रूट्स होगा इस इक्वेशन का, बिकॉज x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 इज अ क्यूबिक इक्वेशन. अब यहाँ पे हम इसको फैक्टराइज करेंगे यूजिंग द फॉर्मूला a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर. ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे टू फैक्टराइज द एक्सप्रेशन x क्यूब माइनस 1. x क्यूब माइनस 1 को हम लोग ऐसे इमेजिन कर सकते हैं एज x क्यूब माइनस 1 क्यूब. सो ये a क्यूब माइनस b क्यूब के फॉर्म में आ गया, इसलिए अब यहां पे हम लोग इसको लिख सकते हैं एज x माइनस 1. यहां पे इस एक्सप्रेशन को अगर कंपेयर करेंगे तो फिर a के जगह पे x होगा और b के जगह पे 1. सो x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1 दैट इज x प्लस 1 इक्वल टू 0. यहां से हमारे पास जीरो प्रोडक्ट रूल को यूज करके दो अल्टरनेटिव्स आते हैं. या तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, जिसे हम लोग को वही ऑब्वियस क्यूब रूट x इक्वल टू 1 मिलेगा जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, या फिर हमको मिलेगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0. नाउ अगर आपको याद होगा तो वीडियो के बिगिनिंग में ही हमने ये डिस्कस किया था इस सीरीज के बिगिनिंग में कि x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 इस इक्वेशन के क्या रूट्स होंगे, एंड वहीं से हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया था. तो इस इक्वेशन के रूट्स जो है वो दो रूट्स हमारे पास आए थे. एक था माइनस हाफ प्लस रूट 3 बाई 2i और एक माइनस हाफ माइनस रूट 3 बाई 2i. ये दोनों है बाकी के वैल्यूज x के जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं. तो हमारे पास 3 वैल्यूज टोटली आए हैं, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू माइनस हाफ प्लस रूट 3 बाई 2i एंड x इक्वल टू माइनस हाफ माइनस रूट 3 बाई 2i. ये तीनों वैल्यूज हम लोग को इस इक्वेशन को सॉल्व करके मिले. सो दीज आर द 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, जिसमें कि दिस इज द ओनली रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड दीज टू आर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, बिकॉज ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स है. यहां पे हम लोग ये भी देख सकते हैं कि ये दोनों कॉन्जुगेट नंबर्स है, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स है. दैट मींस a प्लस ib इंटू a माइनस ib, रियल पार्ट प्लस i इंटू इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट माइनस i इंटू इमेजिनरी पार्ट, जहां पे रियल पार्ट है माइनस हाफ और इमेजिनरी पार्ट है माइनस रूट 3 बाई 2. हम लोग यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि ये दोनों कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं. एक है माइनस हाफ प्लस रूट 3 बाई 2 इंटू आई और एक है माइनस हाफ माइनस रूट 3 बाई 2 इंटू आई, दैट इज a प्लस ib एंड a माइनस ib. तो ये जो दोनों है इनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी. इनको नाम दिया जाता है ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर. इनको नाम दिया जाता है ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर. इन दोनों में से किसी को भी हम ओमेगा बोल सकते हैं, किसी को दूसरे वाले को तब हम बोलेंगे ओमेगा स्क्वायर. तो ऐसा क्यों है? अगर ये ओमेगा है तो फिर ये ओमेगा स्क्वायर है, बिकॉज अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, अगर इसको ओमेगा पकड़ेंगे तो फिर ये आ जाएगा, इसलिए अगर ये ओमेगा पकड़ेंगे तो फिर ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर.
तो इसको स्क्वायर करने से ये आएगा और इसको स्क्वायर करने से ये वाला आ जाएगा। तो यहां पे दे आर स्क्वायर्स ऑफ ईच अदर। सो अभी तक हमने दो प्रॉपर्टीज यहां पे कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का ऑब्जर्व किया। एक है कि दे आर कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर एज वेल एज दे आर स्क्वायर्स ऑफ ईच अदर। एक और प्रॉपर्टी हम लोग यहां पे देख करके ही निकाल सकते हैं, वो ये है कि अगर तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को हम ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 1 -12 एंड प्लस √3/2i एंड माइनस √3/2i विल गेट कैंसिल आउट। 1 -12 भी कैलकुलेट करके 0 आएगा। तो इसका मतलब है कि 1 + ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। सो अभी तक हमने ये दो प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व किया है और तीसरा प्रॉपर्टी जो हमने डिस्कस किया है वो है स्क्वायर। अब हम लोग सही में ये देख लेते हैं कि इसको स्क्वायर करने से हम लोग को ये वाला मिलता है कि नहीं। तो -12 प्लस √3/2i का स्क्वायर अगर करेंगे, -12 प्लस √3/2i इसका स्क्वायर करेंगे तो हमको मिलेगा -12 का स्क्वायर प्लस 2 × -12 × √3/2i प्लस √3/2i होल स्क्वायर। यहां पे हमको मिलेगा 1/4, यहां पे कैंसिल आउट हो जाएगा एक 2 और एक 2, और यहां पे हमको मिलेगा -√3i/2 एंड यहां हमको मिलेगा प्लस √3² मतलब 3, 2² मतलब 4, 3/4i²। i² का वैल्यू होता है -1, तो वो हो जाएगा -3/4। Now 1/4 -3/4 मतलब -2/4 दैट इज -12। तो ये हमको मिलेगा -12 -√3i/2 which is nothing but this complex number। तो इसीलिए अगर ये ओमेगा है तो फिर ये ओमेगा स्क्वायर, और अगर इसको स्क्वायर करके देखेंगे तो वापस हमको यही मिलेगा। सो वेरी स्पेशल प्रॉपर्टीज है एंड वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। उसके बाद हम एक और प्रॉपर्टी की तरफ जाएंगे कि ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर आल्सो रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। ये हम लोग किस तरह से प्रूव करेंगे? तो हम लोग ये जानते हैं कि x³ = 1 हमारा पेरेंट इक्वेशन था एंड उसका एक रूट है ओमेगा, दैट मींस वन पॉसिबल वैल्यू ऑफ x जो इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करता है वो है ओमेगा। तो x की जगह हम उसको पुट कर सकते हैं। x³ = 1 की जगह अगर हम ओमेगा को पुट करते हैं x की जगह तो हमको मिलेगा ω³ = 1। नाउ वी नो दैट ω³ कैन बी रिटन एज ओमेगा × ω² = 1। तो इससे हम लोग को ये मिलता है कि ओमेगा = 1/ω² एंड ω² = 1/ω। तो ये दोनों ही रूट जो है वो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ω² is 1/ω एंड ω is 1/ω²। एक्चुअली भी अगर हम इनको रेसिप्रोकल करके कैलकुलेट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के मेथड से तो फिर हमको ये मिल जाएगा कि बोथ दीज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। तो यहाँ पे बहुत ही स्पेशल है, दोनों नंबर्स है, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट भी है, एक दूसरे के स्क्वायर भी है और एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी है। नाउ एक और बात यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है नोट करने की, वो ये है कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। तो यहाँ पे हमको दो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स मिल रहे हैं और एक रियल रूट मिल रहा है। किसी भी इक्वेशन में, वैसे ये थ्योरी ऑफ इक्वेशंस का पार्ट है कि किसी भी इक्वेशन में अगर कोएफिशिएंट्स रियल होते हैं दैट मींस x के टर्म्स के सामने वाले जो नंबर्स है वो अगर रियल नंबर्स है एंड लास्ट में भी जो कांस्टेंट टर्म है वो अगर रियल है, तब फिर हम लोग को हमेशा उस इक्वेशन के रूट्स में अगर कॉम्प्लेक्स रूट्स मिलेंगे तो फिर वो कॉन्जुगेट पेयर्स में ही मिलेंगे। तो इसीलिए यहां पे जब हम लोग को ऑलरेडी पता है कि x³ = 1 में x = 1 एक रियल रूट है जो इक्वेशन को सैटिस्फाई कर रहा है, तब बाकी दोनों या तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स ही हो सकते थे या फिर बाकी दोनों रियल रूट्स होते। तो अगर बाकी दोनों में से एक रूट कॉम्प्लेक्स रूट आएगा तो नेचुरली दूसरा वाला उसका कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स रूट ही होगा। इससे ये हम लोग यूज कर सकते हैं टू गेस द नंबर ऑफ रियल रूट्स एंड कॉम्प्लेक्स रूट्स इन एन इक्वेशन। अब अगर इन तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को यानी कि तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को अगर हम कॉम्प्लेक्स प्लेन पे प्लॉट करते हैं तो फिर देखते हैं कि किस तरह का फिगर हमको मिलता है। सो बेसिकली यहाँ पे अगर हम लोग तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स यानी कि 1 को ऑब्वियसली वी कैन एक्सप्रेस एज 1 + i × 0। सो 1, 0 से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। -12 प्लस √3/2i इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एज -12, √3/2 यहाँ पे, एंड -12 √3/2i को रिप्रेजेंट करेंगे एज -12, -√3/2। तो ये तीनों को अगर हम कॉम्प्लेक्स प्लेन पे प्लॉट करते हैं तो फिर हमको इस तरह का फिगर मिल रहा है, दैट मींस एक ट्रायंगल मिल रहा है। और यहाँ पे अगर हम तीनों के बीच के डिस्टेंसेस को अगर कैलकुलेट करेंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला तो फिर हमको मिलेगा कि ये तीनों डिस्टेंसेस जो है वो इक्वल है। सो ये तीनों डिस्टेंसेस हमको इक्वल मिलेंगे एंड दैट मींस दिस इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। सो 1 ओमेगा and omega square, the three cube roots of unity form an equilateral triangle on the complex plane. So to summarize the properties of cube roots of unity, the complex cube roots of unity omega and omega square are conjugates, squares as well as reciprocals of each other. 1 plus omega square, that means the sum of the roots of the equation, yani ki the sum of the cube roots of unity is 0 and they form an equilateral triangle on the complex plane as can be seen here.
Hello students and welcome to my channel. This channel is dedicated to all those students looking for some guidance in secondary and higher secondary level mathematics. Do not forget to subscribe to the channel and press the bell icon to get notified on the latest upload. Do not forget to like and share the video. Please do leave a comment describing what you like in the video. Suggestions on topics for future videos are also welcome. For more study materials and tests, download the Keshav's Classes app. Link is given in the description box. अब बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरम के बारे में जिसे कहते हैं डे मोवस थ्योरम। तो डे मोवस थ्योरम में जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है अगर उसको हम लोग किसी पावर में रेज करते हैं तो उसको कैलकुलेट करना बहुत ही इजी हो जाता है। तो देखते हैं ये थ्योरम क्या बता रहा है। cos थीटा प्लस i sin थीटा होल टू द पावर n इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस i sin n थीटा। इसका मतलब कि जो पावर है वो आके एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इनसाइड द cos एंड द sin, यानी कि इनसाइड द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। इससे हमारा उस कॉम्प्लेक्स नंबर के पावर को कैलकुलेट करना बहुत ही इजी हो जाएगा। बिकॉज अगर हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर लेते हैं फॉर एग्जांपल z टू द पावर n, तो हम लोग जानते हैं कि z को ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज r into cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो z टू द पावर n हो जाएगा r into cos थीटा प्लस i sin थीटा होल टू द पावर n। दिस मींस r टू द पावर n into cos थीटा प्लस i sin थीटा होल टू द पावर n, which is according to this theorem nothing but cos n थीटा प्लस i sin n थीटा। तो ये हो जाएगा r टू द पावर n into cos n थीटा प्लस i sin n थीटा। नाउ इसका ये जो थ्योरम है वैसे तो काफी अलग लगता है कि इस तरह से कैसे हो सकता है, बट इसका प्रूफ बहुत ही सिंपल है और इसमें अगेन हम लोग को ऑयलर्स फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर जो ऑयलरियन फॉर्म हमने सिखाया था वो काम में आएगा। सो उस फॉर्म में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया था एज r e टू द पावर i थीटा वेयर cos थीटा प्लस i sin थीटा इज नथिंग बट e टू द पावर i थीटा। सो z टू द पावर n हो जाएगा r e to the power i theta whole to the power n, and that means r to the power n e to the power i theta whole to the power n. Now simply according to exponents हम लोग के पास ये आ जाएगा as r to the power n e to the power i n theta। यहां पे अब हम लोग इसको इस तरह से दिखा सकते हैं as r to the power n into e to the power i into ब्रैकेट में n theta। That means e to the power i theta की जगह now it is e to the power i into n theta। So e to the power i theta होता है cos theta plus i sin theta। So e to the power i into n theta हो जाएगा cos n theta plus i sin n theta। So इसीलिए r to the power n रह गया and e to the power i into n theta बन गया cos of n theta plus i sin n theta, and this is the result जो कि ये हमारा थ्योरम बोल रहा है। So बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरम है, काफी ज्यादा इसका एप्लीकेबिलिटी भी है जैसा कि हम आने वाले एग्जांपल्स में देखेंगे। रूट्स ऑफ यूनिटी के सेक्शन में भी देखेंगे कि ये थ्योरम बहुत काम आ रहा है। इसका एक सिंपल एग्जांपल अभी लेते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव 1 minus root 3i whole to the power 5। लेट्स से कि ये हमको कैलकुलेट करना है, तो ऑब्वियसली वी वोंट मल्टीप्लाई 1 minus root 3i 5 टाइम्स, वो तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। वी यूज दिस थ्योरम टू सिंप्लीफाई। तो अब यहां पे अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो उसके लिए हमको r और थीटा का वैल्यू जानना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम सिंपली z टू द पावर n को इस तरह से ले सकते हैं। नाउ r और थीटा को जानने के लिए r जो है दैट इज द मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। सो r इज इक्वल टू mod z व्हिच इज इक्वल टू रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस माइनस रूट 3 स्क्वायर, रूट ओवर रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। ये हो जाएगा एज रूट ओवर 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर मतलब 3, दैट इज इक्वल टू रूट 4, दैट इज नथिंग बट 2। उसके बाद हम लोग को थीटा जानना पड़ेगा। सो tan थीटा जो है दैट इज इक्वल टू y बाई x, यानी कि इमेजिनरी पार्ट बाई रियल पार्ट माइनस रूट 3 बाई 1, दैट इज इक्वल टू माइनस रूट 3। नाउ tan थीटा इज इक्वल टू माइनस रूट 3 आया। अब हम इसको ठीक उसी तरह से कैलकुलेट करेंगे जिस तरह से हम पहले किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट कैलकुलेट कर रहे थे। तो सबसे पहले हम लोकेट करके कॉम्प्लेक्स नंबर को कि वो किस क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा व्हिच इज रिप्रेजेंटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर वो होगा 1, माइनस रूट 3, बिकॉज 1 इज द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड माइनस रूट 3 इज द इमेजिनरी पार्ट। वो हम लोग को मिलेगा इन द फोर्थ क्वाड्रेंट 1, माइनस रूट 3। तो यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट पे कॉम्प्लेक्स नंबर है, दैट मींस थीटा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस अल्फा, एंड यहाँ पे दिख भी रहा है थीटा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस अल्फा वेयर अल्फा इज द एक्यूट एंगल इन दैट क्वाड्रेंट। और tan अल्फा हमको मिलेगा एज परपेंडिकुलर बाय बेस, इसका मतलब रूट 3 बाई 1। जब हम अल्फा कैलकुलेट करते हैं tan अल्फा तो फिर हम मॉड y बाई x यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ परपेंडिकुलर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बेस लेते हैं, तो रूट 3 बाई 1। सो अल्फा हो जाएगा 60 डिग्री, एंड यहाँ पे थीटा हम लोग को मिलेगा एज 2 पाई माइनस
60 डिग्री. नाउ 60 डिग्री इन टर्म्स ऑफ रेडियंस इज पाई बाई 3. सो ये होगा 2 पाई माइनस पाई बाई 3. सो थीटा इज इक्वल टू हमको मिलेगा एज 2 पाई माइनस पाई बाई 3, दैट इज इक्वल टू 5 पाई बाई 3. सो यहां पे हमको कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म किस तरह का मिलेगा? हम लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म का मिलेगा. r का वैल्यू 2 है और थीटा का वैल्यू 5 पाई बाई 3. तो यहां पे हमको मिलेगा 2 इंटू कॉस 5 पाई बाई 3 प्लस आई साइन 5 पाई बाई 3. 2 इंटू कॉस 5 पाई बाई 3 प्लस आई साइन 5 पाई बाई 3. अब हम लोग को z टू द पावर n निकालना है, जहां पे n का वैल्यू है 5. तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर n cos n इंटू थीटा का वैल्यू 5 पाई बाई 3 cos n इंटू 5 पाई बाई 3 प्लस आई साइन n इंटू 5 पाई बाई 3. हमको कैलकुलेट करना है 1 माइनस रूट 3i टू द पावर 5. तो n का वैल्यू है 5, सो दिस वुड बिकम 2 टू द पावर 5 इंटू cos 5 into 5 pi by 3 plus I sin 5 into 5 pi by 3. So now we have 32 into cos 25 pi by 3 plus I sin 25 pi by 3. Now what we need to do is we need to calculate the value of cos 25 pi by 3 and sin 25 pi by 3. इसके लिए हम क्या करेंगे? हम 25 को 3 से लॉन्ग डिवीजन करेंगे, कोशेंट आएगा 8 और रिमाइंडर 1. तो उसको यूज करके हम इसको इस तरह से डिवाइड करेंगे. 25 पाई को हम ऐसे कर देंगे 8 पाई प्लस पाई बाई 3. यहां पे 8 इज द कोशेंट एंड 1 पाई 1 इज द रिमाइंडर. तो दिस इज द शॉर्ट वे ऑफ कैलकुलेटिंग 25 पाई बाई 3. अगर है तो कोशेंट और रिमाइंडर से इसको डिवाइड कर देंगे. कोशेंट अगर हमारा डिवीजन के बाद 8 आया तो 8 पाई अलग, एंड जो रिमाइंडर आया वो पाई के सामने रहेगा और नीचे डिवाइजर रहेगा यानी कि 3. सो 8 पाई प्लस पाई बाई 3. और इसको अगर हम एलसीएम लेके कैलकुलेट भी करेंगे तो वापस हमको 25 पाई बाई 3 ही मिलेगा. प्लस आई साइन अगेन 8 पाई प्लस पाई बाई 3. नाउ वी नो दैट 8 पाई का मतलब है 2 पाई के 4 राउंड्स, सो दैट वोंट अफेक्ट द रिजल्ट. तो बेसिकली यहां पे आपको मिलेगा cos पाई बाई 3 प्लस आई साइन पाई बाई 3. तो ये हो जाएगा 32 इंटू cos पाई बाई 3 प्लस आई साइन पाई बाई 3. इसका मतलब 32 इंटू cos पाई बाई 3 दैट इज cos 60 डिग्री मतलब हाफ प्लस आई साइन पाई बाई 3 मतलब साइन 60 डिग्री रूट 3 बाई 2. सो यहां पे आंसर होगा 16 प्लस 16 आई रूट 3 और 16 रूट 3 आई. दिस इज द आंसर. अब हम कैलकुलेट करेंगे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी यूजिंग डे मॉर्गन्स थ्योरम. तो सबसे पहले हम लेंगे 1 टू द पावर 1 by 3 बिकॉज एनी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी कि क्यूब रूट ऑफ 1 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 1 टू द पावर 1 by 3 ऑब्वियसली, बिकॉज क्यूब रूट का मतलब ही है बीइंग रेज्ड टू द पावर 1 by 3 इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट्स. अब हम उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम 1 को किस तरह से ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं. तो 1 को हम इस तरह से ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं cos 2 pi k प्लस i sin 2 pi k. cos 2 pi k प्लस i sin 2 pi k बिकॉज यहां पे 2 pi k का मतलब है एनी मल्टीपल, k इज एन इंटीजर, सो एनी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 pi, कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 pi या इंटीजर मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री जो होगा उसमें cos का वैल्यू हमेशा 1 होगा और sin का वैल्यू हमेशा 0 होगा. तो ये हमेशा 1 प्लस i इंटू 0 होगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ k. तो इसका मतलब कि इसका वैल्यू होगा 1. सो बेसिकली यहां पे हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर का 1/3 पावर निकाल रहे हैं. तो यूजिंग डे मॉर्गन्स थ्योरम हम लोग को मालूम है cos थीटा प्लस i sin थीटा होल टू द पावर n वेयर n इज अ रैशनल नंबर बिकम्स cos n थीटा प्लस i sin n थीटा. सो दैट मींस ये हो जाएगा cos 2 pi k by 3 प्लस i sin 2 pi k by 3. cos 2 pi k by 3 प्लस i sin 2 pi k by 3. नाउ अगर हम यहां पे ये कंसीडर करें कि n is equal to 3, हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी निकाल रहे हैं एंड n is equal to 3, तो बेसिकली हम यहां पे cos थीटा प्लस i sin थीटा होल टू द पावर 1 by n निकाल रहे हैं. इन दिस केस ये जो k का वैल्यू है इट विल रन फ्रॉम 0 1 2 till n minus 1. फॉर ईच वैल्यू ऑफ k वी विल गेट वन ऑफ द nth रूट्स, मतलब कि
जब हम nth रूट्स ऑफ यूनिटी निकाल रहे हैं या nth रूट्स ऑफ कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर निकाल रहे हैं, तब k के हर एक वैल्यू के लिए इन दिस सेट ऑफ वैल्यूज k के हर एक वैल्यू के लिए हमको एक nth रूट मिलेगा। तो यहाँ पे 0 से लेके n-1 तक हम लोग देख रहे हैं कि n वैल्यूज है, तो k का जो n वैल्यूज है हर एक वैल्यू को पुट करके एक एक रूट हमको मिलेगा। सो वी विल गेट n रूट्स ऑफ यूनिटी, दैट मींस n nth रूट्स ऑफ यूनिटी। तो यहाँ पे क्योंकि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हम निकाल रहे हैं तो हमको 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी मिलने चाहिए। तो उसके लिए हम k का वैल्यू 3 के पहले तक लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जैसा हम देख पा रहे हैं k का वैल्यू हमको 0 से n-1 तक लेना है, तो k का वैल्यू हम लेंगे 0, 1 एंड 2 एंड तीनों वैल्यूज के लिए हमको एक एक रूट मिलेंगे, तो टोटल हमको 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी मिल जाएंगे। तो अगर यहाँ पे हम k का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो हमको मिलेगा cos, k का वैल्यू 0 पुट करने से cos 0 प्लस i sin 0 हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 1 इटसेल्फ। हम जानते हैं कि जो तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हमने पिछले सेक्शन में किया है उसमें से एक क्यूब रूट खुद 1 ही है, बिकॉज 1 into 1 into 1 करने से 1 ही आता है। उसके बाद k इक्वल टू 1, तो उससे हमको मिलेगा cos 2π/3 प्लस i sin 2π/3। नाउ 2π/3 को अगर हम कैलकुलेट करेंगे डिग्रीज में तो वो हमको मिलेगा एज 120 डिग्री। उसके बाद अगर हम ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे cos 120 और sin 120 का, तो cos 120 का वैल्यू हमको मिलेगा cos 180 minus 60, दैट इज माइनस cos 60, इसका मतलब माइनस हाफ, एंड sin 120 इज इक्वल टू sin 60 हो जाएगा, दैट इज √3/2। तो यहाँ पे हमको मिलेगा माइनस हाफ प्लस i √3/2। उसके बाद k इक्वल टू 2 लास्ट वैल्यू, तो k इक्वल टू 2 अगर हम लगाएंगे तो हमको यहाँ पे मिलेगा cos 4π/3 प्लस i sin 4π/3। Now 4π/3 means pi plus pi/3, तो pi plus pi/3 का मतलब है pi plus theta, that means the third quadrant। तो थर्ड क्वाड्रेंट में cos and sin दोनों नेगेटिव होते हैं, इसीलिए cos 4π/3 का वैल्यू हमको मिलेगा एज माइनस cos pi/3 एंड sin 4π/3 का वैल्यू भी हमको मिलेगा एज माइनस sin pi/3। तो यहां पे हमको मिलेगा माइनस cos pi/3, दैट इज माइनस cos 60 डिग्री, इसका मतलब माइनस हाफ। नाउ sin 4π/3 भी जैसा हमने डिस्कस किया sin pi plus pi/3, दैट मींस sin pi plus theta, दैट इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट जहां पे sin नेगेटिव है, तो दैट विल बिकम, तो sin pi plus pi/3 will become minus sin pi/3, that is minus sin 60 डिग्री, मतलब minus √3/2, इसलिए यहाँ पे मैंने माइनस साइन लगाया है एंड i into √3/2। तो यहाँ पे हमको तीनों रूट्स ऑफ यूनिटी मिल गए, जिसपे कि दो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स है, एक है माइनस हाफ प्लस i √3/2 और एक है माइनस हाफ माइनस i √3/2, जिन दोनों को हमने ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर के हिसाब से पहले रिप्रेजेंट किया था। So 1 omega omega square are the 3 cube roots of unity found using De Morgan's theorem। अब बात करेंगे nth रूट्स ऑफ यूनिटी की। तो जिस तरह से हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी निकाला यूजिंग De Morgan's theorem, हम nth रूट्स ऑफ यूनिटी भी निकाल सकते हैं। n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए एक जनरल हम लेंगे x is equal to 1 to the power 1/n, where x represents any nth cube root, where x represents any nth root of unity, 1 to the power 1/n। और फिर जैसे पिछले बार हमने किया था, 1 को हम एक्सप्रेस करेंगे एज cos 2πk प्लस I sin 2πk, where k is any integer, to the power 1/n. So this becomes cos 2πk by n plus I sin 2πk by n because of De Morgan's theorem, जहां पे k का वैल्यू जो है वो 0, 1, 2 से लेकर के n-1 तक हो सकता है, that is just before n। and k के हर एक वैल्यू के लिए हमको एक अलग nth रूट मिलेगा, so we will get n nth roots of unity। जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हमने पहले निकाले थे, उसको अगर हम ऑयलियन फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो फिर वो कैसे होगा। सो 1 है, 1 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज e to the power i 2π or e to the power i 0 or e to the power i 2πk in general also। cos 2π/3 plus I sin 2π/3, this is e to the power i into 2π/3, and cos 4π/3 plus I sin 4π/3, this is e to the power i 4π/3। उसी तरह से यहाँ पे जो nth रूट्स हमको मिलेंगे उसको हम किस तरह से ऑयलियन फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, तो यहाँ पे cos 2πk by n plus I sin 2πk by n, ये बन जाएगा e to the power I into 2πk by n, जहां पे n जो है वो nth रूट्स जो भी हम लोग निकाल रहे हैं उसके हिसाब से वैल्यू आएगा। यहाँ पे k का वैल्यू है फ्रॉम 0 to n-1, so e to the power I 2πk by n, where k is equal to 0, 1, 2 dot 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 n-1 represents the nth roots of unity। अब इसी फॉर्मूला को यूज करके, इस जनरल फॉर्म को यूज करके हम फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी निकाल करके देखते हैं कि उसका क्या वैल्यूज आता है। सो इस जनरल फॉर्मूला पे हमको n equal to 4 पुट करना होगा,
and we would get cos 2 pi k by 4 plus I sin 2 pi k by 4 where k is equal to 0, 1, 2 and 3 because k runs from 0 to n minus 1 और n का वैल्यू यहाँ पे 4 है। तो अगर पहले हम k is equal to 0 पुट करते हैं तो हमको मिलेगा cos 0 plus I sin 0 that is again 1। उसके बाद k is equal to 1 पुट करेंगे तो हमको मिलेगा cos 2 pi by 4 plus I sin 2 pi by 4। नाउ k is equal to 1 पुट करने से हमको यहाँ पे 2 pi by 4 मिलेगा, 2 और 4 रिड्यूस हो जाएगा और नीचे रह जाएगा 2, सो cos pi by 2 plus I sin pi by 2। We know that cos pi by 2 cos 90 degree is 0 and sin 90 degree is 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 plus I into 1 that is nothing but I। उसके बाद k is equal to 2 के लिए हमको मिलेगा cos 2 pi into 2 by 4 plus I sin 2 pi into 2 by 4, यानी कि cos 4 pi by 4 plus I sin 4 pi by 4, 4 will get cancelled out in the numerator and denominator। हम लोग के पास रह जाएगा cos pi, हमारे पास रह जाएगा cos pi plus I sin pi। We know that cos pi is -1 and sin pi होता है 0, so -1 plus I into 0, इसका आंसर आएगा -1। उसके बाद k is equal to 3 के लिए हमको मिलेगा cos 2 pi into 3 by 4 plus I sin 2 pi into 3 by 4। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिलेगा cos 3 pi by 2 plus I sin 3 pi by 2। Now cos 3 pi by 2 मतलब cos 270 डिग्री का वैल्यू होता है 0 एंड sin 3 pi by 2 का वैल्यू होता है sin 270 डिग्री दैट इज -1, सो ये हो जाएगा 0 plus I into -1 that is -I। So the fourth roots of unity, चार fourth roots of unity आपको मिलेंगे, that is four fourth roots of unity, they are 1, I, -1 and -I। That means 1 to the power 4 is also equal to 1, I to the power 4 equal to 1, -1 to the power 4 equal to 1 and -I to the power 4 करेंगे तो भी 1 आएगा, which is actually true, हमको मालूम ही है ये because we have already studied the powers of I। So this is how we can find any group of roots of unity, that means fifth roots of unity, sixth roots of unity, any number of roots of unity हम लोग निकाल सकते हैं using de Moivre's form। हमने ऑयलरियन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जब डिस्कस किया था तो इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स का भी हमने ऑयलर्स फॉर्म डिस्कस किया था। अगेन 1 को तो हम वैसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं e to the power I0 या e to the power I2 pi या इन जनरल e to the power I2 pi के। I को रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं एज e to the power I pi by 2, -1 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज e to the power I pi, यहां पे हमको इसी फॉर्म से ये दिख भी रहा है, एंड -I एज e to the power I 3 pi by 2, I into 3 pi by 2। सो ये तीनों है ऑयलर्स फॉर्म ऑफ दीज थ्री एंड 1 का तो हम लोग को पता ही है। अगेन यहां पे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है कि अगर हम इन चारों को ऐड करेंगे 1 plus I -1 minus I, इन चारों को ऐड करेंगे तो अगेन हमको 0 ही मिलता है। किसी भी ग्रुप ऑफ रूट्स ऑफ यूनिटी में हम अगर सारे रूट्स को ऐड करेंगे तो हमको 0 ही मिलेगा एज द आंसर। इसका रीजन हम कुछ देर बाद डिस्कस करेंगे। उससे पहले अब हम ये देखेंगे कि अगर इन चारों रूट्स ऑफ यूनिटी को प्लॉट करते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन पे तो हमको किस तरह का फिगर मिलता है। अब हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन जो हमको रूट्स ऑफ यूनिटी को निकालते हुए मिला है। जब हमने पिछली बार 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को प्लॉट किया था कॉम्प्लेक्स प्लेन पे तो हमको एक इक्विलैटरल ट्रायंगल मिला था और जो पॉइंट्स थे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करने वाले वो थे 1, 0, -12, √3/2 एंड -12, -√3/2। उसी इक्विलैटरल ट्रायंगल को मैंने यहाँ पे फिर से ड्रॉ करके दिखाया है। जैसा कि मैंने बोला था कि अगर हम लेंथ्स को निकालेंगे ट्रायंगल के साइड्स का तो वो इक्वल आएंगे, सो इट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। यहाँ पे नोट करने की बात ये भी है कि ये जो तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है उन तीनों के मॉड्यूलस 1 है। हम जानते हैं कि मॉड्यूलस जो है दैट इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ दिस एरो या दिस वेक्टर व्हिच जॉइंस द ओरिजिन एंड द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो 1, 0 ऑब्वियसली उसका लेंथ होगा 1 यूनिट, तो उसका मॉड्यूलस है 1 यूनिट। एंड इन दोनों का जो मॉड्यूलस है उसको भी अगर हम कैलकुलेट करेंगे, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस को हम √a² + b² करके कैलकुलेट कर सकते हैं।
रूट ओवर रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, तो वो हमको 1 ही मिलेगा। दैट मींस अगेन यहां पे भी द लेंथ ऑफ दिस एरो इन दीज टू केसेस आल्सो इज 1, तो इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस भी 1 है। उसी तरह से अगर हम फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी को प्लॉट करेंगे, वो है 1i -1 एंड -i, तो दे विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट्स 1, 0, 0, 1, -1, 0 एंड 0, -1। ये चारों को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो यहां पे आपको एक स्क्वायर मिल रहा है। चारों साइड्स तो इक्वल है ही, और दोनों डायगोनल्स भी 2 यूनिट्स के लेंथ के हैं, सो दे आर आल्सो इक्वल, सो दिस इज अ स्क्वायर। एंड यहां पे भी हमको ये दिख रहा है कि द लेंथ ऑफ एरो इन द केस ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर, या द लेंथ ऑफ द वेक्टर इन द केस ऑफ ईच ऑफ दीज 4 कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज 1 यूनिट। ये चारों के मॉड्यूलस भी 1 है। वैसे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऑब्जर्व करके भी हम वो कंक्लूड कर सकते हैं कि वो चारों कॉम्प्लेक्स नंबर्स के मॉड्यूलस 1 है। दैट मींस दे आल्सो लाई एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। तो यहाँ पे भी ऑल 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी लाई एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट ईच फ्रॉम द ओरिजिन। यहाँ पे भी ऑल द 4 फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी लाई एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट ईच फ्रॉम द ओरिजिन। इससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये निकलता है कि ऑल द रूट्स ऑफ यूनिटी, दैट मींस द nth रूट्स ऑफ यूनिटी, whether they are cube roots of unity, fourth roots of unity, fifth roots of unity, वगैरह वगैरह, they will all have a modulus of 1, and that means they will lie at 1 unit distance from the origin. इसका मतलब है कि they will lie on the unit circle, that means they will all lie on the circle of radius 1 unit centered at the origin. So यहाँ पे मैंने उसी चीज को दिखाया है, this is the unit circle, and cube roots of unity हो चाहे fourth roots of unity या any number of roots of unity, they will all lie on this unit circle because they are all situated at a distance of 1 unit from the origin. एक काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन यहाँ पे ये भी है कि कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव रूट्स ऑफ यूनिटी, यानी कि अगर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हम निकाल रहे हैं तो कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है उन लोग के बीच में एंगल जो होगा दैट विल बी 2π/n, where n is equal to 3 for cube roots of unity, equal to 4 for fourth roots of unity, equal to 5 for fifth roots of unity and so on. तो यहाँ पे जिस तरह से हम देख सकते हैं कि कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव, यहाँ पे अगर हम रूट्स का बात कर रहे हैं, चाहे वो ये दोनों हो, चाहे ये दोनों हो, चाहे ये दोनों हो, तो उन लोग के बीच में देयर इज अ 120 डिग्री एंगल। एंड 120 डिग्री एंगल यहाँ पे इसलिए बिकॉज हम लोग क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे कोई भी दो रूट्स के बीच में जो एंगल होगा दैट विल बी 2π/n, एंड n यहाँ पे 3 है बिकॉज हम लोग क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी निकाल रहे हैं। सो 2π/3, जिसको अगर एंगल पे कन्वर्ट करेंगे, जिसको अगर डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे तो 120 डिग्रीज आएगा। उसी तरह से अगर हम फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी को देखें तो यहां पे द एंगल बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव रूट्स ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन विल बी 2π/4, बिकॉज यहां पे n का वैल्यू 4 है बिकॉज हम फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी निकाल रहे हैं, एंड उसका वैल्यू आएगा π/2 दैट इज 90 डिग्री। हम यहां पे देख भी सकते हैं इन दोनों के बीच में एंगल इज 90 डिग्री, अगेन इन दोनों के बीच में भी 90 डिग्री है, फिर इन दोनों के बीच में भी यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है, और इन दोनों के बीच में भी यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है। सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इज कि जितना रूट्स हम निकाल रहे हैं उस हिसाब से जो 360 डिग्री यानी कि 2π वाला एंगल है वो उतने पार्ट्स में स्प्लिट हो जा रहा है। द एंगल 2π इज गेटिंग स्प्लिट इनटू 3 पार्ट्स इन दिस केस, बिकॉज यहाँ पे हम लोग क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी निकाल रहे हैं जो कि 3 रूट्स निकलेंगे, एंड यहाँ पे द एंगल 2π दैट इज द एंटायर एंगल 360 डिग्री इज गेटिंग स्प्लिट इनटू 4 पार्ट्स, बिकॉज यहाँ पे हम 4 फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी निकाल रहे हैं। सो nth रूट्स ऑफ यूनिटी अगर हम निकालेंगे, n का कुछ भी वैल्यू हो, तो कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव रूट्स के लाइंस के बीच में द एंगल विल बी 2π/n। और एक बड़ा ही नोटेबल ऑब्जर्वेशन और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन यहाँ पे ये है कि जब हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को प्लॉट किया तो 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को ज्वाइन करके हमको इक्विलैटरल ट्रायंगल मिला। जब हमने 4 फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी को प्लॉट किया तो वो चारों को ज्वाइन करके हमको यहाँ पे एक स्क्वायर मिला। अगर हम फिफ्थ रूट्स ऑफ यूनिटी जो कि 5 होंगे नंबर, उसको अगर प्लॉट करेंगे तो फिर हमको एक रेगुलर पेंटागन मिलेगा। उसी तरह से अगर 6 रूट्स ऑफ यूनिटी, अगर 6 रूट्स ऑफ यूनिटी हम निकालेंगे तो वो 6 होंगे नंबर, तो 6 रूट्स ऑफ यूनिटी को अगर प्लॉट करेंगे तो हमको एक रेगुलर हेक्सागन मिलेगा। 7 रूट्स ऑफ यूनिटी को प्लॉट करेंगे तो एक रेगुलर हेप्टागन मिलेगा। तो इसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, तो जैसे जैसे यहाँ पे n का वैल्यू बढ़ेगा हमको और ज्यादा रूट्स मिलेंगे, एंड वो सारे रूट्स जो है वो सारे रूट्स को ज्वाइन करने से हम लोग को एक रेगुलर पॉलीगॉन मिलेगा। उस रेगुलर पॉलीगॉन के नंबर ऑफ साइड्स बढ़ते जाएंगे, हर एक साइड का लेंथ जो है वो कम होता जाएगा। लेकिन एक बात जो कॉमन रहेगी वो ये है कि हर
एक रेगुलर पॉलीगॉन, चाहे वो 4 रूट्स ऑफ यूनिटी का हो, 5th रूट्स ऑफ यूनिटी का हो, 6th रूट्स ऑफ यूनिटी का हो, या एनी नंबर ऑफ रूट्स ऑफ यूनिटी का हो, उसके वर्टिसेस यानी कि जो पॉइंट्स वो रूट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दे विल ऑल लाई ऑन द यूनिट सर्कल। एंड जब n का वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगा, when n tends to infinity, तो हमको एक बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ साइड्स का पॉलीगॉन मिलेगा एंड ईच साइड का लेंथ बहुत ही छोटा होगा एंड अल्टीमेटली हमको दिखेगा कि इट रिजेंबल्स अ सर्कल, दैट मींस इट कैन बी अप्रोक्सीमेटेड इनटू अ सर्कल इफ n टेंड्स टू इंफिनिटी। सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट जो यहां से हम लोग को मिलता है। तो अब बात करेंगे लोकस की। कॉम्प्लेक्स नंबर में लोकस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है और हम देखेंगे कि किस तरह से वेरियस फिगर्स या वेरियस लोसाई को हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले इसके लिए हम लोग को यह जानना होगा कि लोकस होता क्या है। तो जब भी एक पॉइंट एक पाथ फॉलो करता है अंडर सर्टेन स्पेसिफिक कंडीशंस इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम, उस पाथ को यानी कि उस ट्रेजेक्टरी को हम लोग बोलते हैं लोकस ऑफ दैट पॉइंट। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बोलूं कि एक फिक्स पॉइंट है और एक मूविंग पॉइंट है एंड द मूविंग पॉइंट ऑलवेज मेंटेन्स द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, तो ये मूविंग पॉइंट हमेशा सेम डिस्टेंस मेंटेन करेगा फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, तो फिर ऑब्वियसली इसका जो लोकस होगा दैट विल बी अ सर्कल विद द फिक्स पॉइंट एज द सेंटर and the distance between the fixed and the moving point as the radius. So this is the example of locus. तो अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम लोग लोकस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहला एग्जांपल हम लोग लेंगे मॉड ऑफ z माइनस z1 इक्वल टू सम वैल्यू। तो मॉड ऑफ z माइनस z1 इक्वल टू लेट्स से r, ये हमारा लोकस है। मॉड ऑफ z माइनस z1 इक्वल टू r, ये हमारा लोकस है और ये किस फिगर को रिप्रेजेंट करता है ये हमको देखना है। उसके लिए सबसे पहले हम लोग मॉड ऑफ z माइनस z1 कैलकुलेट करेंगे। यहां पे हमने z1 को ले लिया एज अ फिक्स पॉइंट और z को लिया है एज अ मूवेबल पॉइंट। दैट मींस z इज इक्वल टू x प्लस iy व्हेन x एंड y आर वेरिएबल्स, वैल्यूज चेंज होता रह सकता है एंड z1 जो है दैट इज इक्वल टू a प्लस ib एक फिक्स पॉइंट है। तो यहां पे अगर हम मॉड z माइनस z1 कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा मॉड ऑफ x प्लस iy माइनस a प्लस ib। अगर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को हम लोग इंटरचेंज करेंगे, अगर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को रीअरेंज करेंगे, रियल पार्ट्स को एक साथ करेंगे और इमेजिनरी पार्ट्स को एक साथ, तो यहाँ पे हमको मिलेगा मॉड ऑफ x माइनस a प्लस i इंटू y माइनस b। दैट मींस ये ओवरऑल एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट है x माइनस a और इमेजिनरी पार्ट है y माइनस b। तो इसका मॉड होगा रूट ओवर x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस b होल स्क्वायर। नाउ लेट्स वर्क आउट दिस मॉड ऑफ z माइनस z1 इक्वल टू r। तो इसका मतलब है कि रूट ओवर x माइनस a होल स्क्वायर, रूट ओवर x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस b होल स्क्वायर इक्वल टू r। अब हम अगर इस बोथ साइड को स्क्वायरिंग करेंगे तो हमको मिलेगा x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस b होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ये जो इक्वेशन है दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल जिसका सेंटर है एट द पॉइंट a कॉमा b एंड रेडियस है r। सो बेसिकली मॉड ऑफ z माइनस z1 इक्वल टू r ये रिप्रेजेंट करता है एक सर्कल को जिसमें z1 का जो कोऑर्डिनेट्स है दैट मींस a कॉमा b रिप्रेजेंट करता है सेंटर ऑफ द सर्कल को एंड r रिप्रेजेंट करता है रेडियस ऑफ द सर्कल को। तो मॉड z माइनस z1 इक्वल टू r दैट इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद सेंटर एट z1 एंड रेडियस इक्वल टू r। तो हम ये भी समझ सकते हैं कि मॉड z माइनस z1 लेस देन r यानी कि ये जो इनइक्वालिटी है ये रिप्रेजेंट करेगा उन पॉइंट्स को, वो सारे पॉइंट्स को जो लाई करते हैं इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, मतलब इनसाइड द सर्कल विद सेंटर z1 एंड रेडियस r। अब हम लोग देखेंगे कि मॉड ऑफ z माइनस z1 बाय z माइनस z2 इक्वल टू k, ये इक्वेशन किस ट्रेजेक्टरी को या किस लोकस को रिप्रेजेंट करता है। यहां पे हमने मॉड z माइनस z1 का जो रिजल्ट आया था उसको लिख दिया है। उसी तरह से अगर हम z2 करके एक और फिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, लेट्स से z2 इज इक्वल टू c प्लस id, देन मॉड ऑफ z माइनस z2 होगा रूट ओवर x माइनस c होल स्क्वायर प्लस y माइनस d होल स्क्वायर। नाउ मॉड ऑफ z माइनस z1 बाय z माइनस z2 इक्वल टू k, यहां पे हम सबसे पहले k इक्वल टू 1 लेंगे। सो अगर k इक्वल टू 1 लेते हैं तो फिर हमको मिलेगा मॉड z माइनस z1 बाय z माइनस z2 इक्वल टू 1। सो मॉड z माइनस z1 इक्वल टू मॉड z माइनस z2। नाउ यहां पे हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मॉड ऑफ z माइनस z1 बेसिकली क्या है। मॉड ऑफ z माइनस z1 है रूट ओवर x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस b होल स्क्वायर, जहां पे z रिप्रेजेंट कर रहा है x कॉमा y पॉइंट को एंड जहां पे z जो है वो रिप्रेजेंट हो रहा है बाय द पॉइंट x कॉमा y ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन बिकॉज़ z इज इक्वल टू x प्लस iy एंड z1 रिप्रेजेंट हो रहा है बाय द पॉइंट a कॉमा b ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन बिकॉज़ z1 इज इक्वल टू a प्लस ib। तो इसका मतलब कि मॉड z माइनस z1 उन लोगों के बीच का डिस्टेंस हमको दे रहा है। सो यहां पे हमको मिल रहा है मॉड z माइनस z1 इक्वल टू मॉड z माइनस z2। दैट मींस द डिस्टेंस बिटवीन z एंड z1 इज द सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन z एंड z2, यानी कि z जो है वो z1 और z2 दोनों से इक्वल डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है। ये तभी पॉसिबल है
जब Z1 और Z2 ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे Z लाई करता हो, यानी कि Z जो है वो लाई करता है ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ Z1 एंड Z2, ओनली देन इट्स पॉसिबल कि Z जो है वो Z1 और Z2 से हमेशा इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करेगा, जो कि यहां पे हम लोग को मिल रहा है। इसका मतलब इस केस में द लोकस ऑफ Z इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन जॉइनिंग Z1 एंड Z2, यानी कि द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स x, y एंड a, b। सो अभी हमने देखा कि mod Z minus Z1 by Z minus Z2 इक्वल टू k, ये रिप्रेजेंट करता है एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को when k इक्वल टू 1। अब देखते हैं कि when k नॉट इक्वल टू 1 तभी किस फिगर को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब कि जब k का वैल्यू 1 नहीं है। तो अब यहां पे हम इसको इसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि mod Z minus Z1 इज इक्वल टू हो जाएगा k टाइम्स mod Z minus Z2। इसको यहां पे अगर हम वर्कआउट करेंगे तो ये हो जाएगा रूट ओवर x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर टू k टाइम्स रूट ओवर x माइनस सी होल स्क्वायर प्लस y माइनस डी होल स्क्वायर। अब यहां पे हम अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो हमको मिलेगा x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर इंटू x माइनस सी होल स्क्वायर प्लस y माइनस डी होल स्क्वायर। तो दोनों साइड पे हमको एक्स स्क्वायर के टर्म मिलेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म और यहाँ पे के स्क्वायर एक्स स्क्वायर का टर्म। यहाँ पे अगेन लेफ्ट हैंड साइड पे हमको वाई स्क्वायर का टर्म मिलेगा, राइट हैंड साइड में के स्क्वायर वाई स्क्वायर का टर्म। तो अगर हम सारे टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आकर के समराइज कर देंगे तो हमको एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों के टर्म्स मिलेंगे विद कोफिशिएंट्स 1 माइनस के स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कॉमन लेके। तो ये जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा इसको पूरे इक्वेशन से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो हमको अल्टीमेटली ऐसा ही कुछ इक्वेशन मिलेगा, ऐसा ही इक्वेशन मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस समथिंग इनटू एक्स प्लस समथिंग इनटू वाई प्लस सम नंबर इक्वल टू 0। एंड ये जो है ये एक सर्कल का ही इक्वेशन का फॉर्म है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, जहां पे रेडियस ऑफ द सर्कल है रूट ओवर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। सो अगेन ये भी एक सर्कल को ही रिप्रेजेंट करेगा। सो लास्ट हमने ये देखा कि mod z minus z1 by z minus z2 इक्वल टू k फॉर k नॉट इक्वल टू 1 ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह से हम लोग ये भी प्रूव कर सकते हैं कि mod z minus z1 प्लस mod z minus z2 इक्वल टू 2a ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा इलिप्स को, जिसके फोकस होंगे z1 और z2 फोसाइड इन प्लूरल एंड मेजर एक्सिस का लेंथ होगा 2a। हम जानते हैं कि इलिप्स को डिफाइन करने वाला जो प्रॉपर्टी होता है इलिप्स कोनिक सेक्शंस में आता है, और इलिप्स को डिफाइन करने वाला प्रॉपर्टी ये है कि the sum of the distances of any point from two fixed points is a constant and that is equal to the length of the major axis। तो इसलिए ये इक्वेशन हमको एक इलिप्स देगा, बिकॉज mod z minus z1 जैसे मैंने डिस्कस किया था रिप्रेजेंट करेगा द डिस्टेंस बिटवीन z एंड z1 एंड mod z minus z2 रिप्रेजेंट करेगा द डिस्टेंस बिटवीन z एंड z2। यहाँ पे z इज द मूवेबल पॉइंट और z1 और z2 वो दोनों फिक्स पॉइंट्स होंगे जिनको हम लोग बुलाएंगे फोकस या फिर फोसाई। उसके बाद उसी तरह से mod z minus z1 minus mod z minus z2 यानी कि द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंसेस ऑफ अ मूवेबल पॉइंट फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट्स यानी कि द टू फोसाई इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस। ये प्रॉपर्टी है हाइपरबोला का, इसलिए ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा एक हाइपरबोला को जिसके फोसाई होंगे z1 z2 एंड लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस होगा जो यहाँ पे होगा दैट इज 2b। उसके बाद अगर हम लोग को इस तरह का इक्वेशन मिलता है अल्फा इनटू z बार प्लस अल्फा बार इनटू z प्लस r इक्वल टू 0, जहां पे r एक रियल नंबर है, दैट मींस अल्फा और z दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स है बट r एक रियल नंबर है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा एक स्ट्रेट लाइन को। एंड उसी तरह से हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि z बार प्लस अल्फा z बार प्लस अल्फा बार z प्लस बीटा इक्वल टू 0, जहां पे बीटा एक रियल नंबर है और z और अल्फा दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, ये रिप्रेजेंट करेगा इन जनरल एक सर्कल को। फाइनली अब एक ऐसे फॉर्मूला की तरफ नजर डालेंगे जिसमें कि हम लोकस और आर्गुमेंट के कॉन्सेप्ट को यूज करके कोई दो लाइंस के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास तीन पॉइंट्स है a b and c रिप्रेजेंटेड बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 z2 एंड z3 रेस्पेक्टिवली ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन, यानी कि a इज रिप्रेजेंटेड बाय z1 b बाय z2 एंड c बाय z3। तब ab और ac के बीच का ये एंगल को निकालने के लिए हमको सिर्फ आर्गुमेंट ऑफ z3 माइनस z1 बाय z2 माइनस z1 ये कैलकुलेट करना पड़ेगा और इस आर्गुमेंट से हमको ab और ac के बीच का एंगल निकल जाएगा।